और इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आएंगे अपने मेंस पे। ठीक है, तो जो मेंस वाले बच्चे हैं वो इंटरव्यू भी देखिए, क्योंकि जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद तो आपने इंटरव्यू वाले फेज में जाना ही है ना। तो बट इंटरव्यू वाले जो हैं वो, जब मैं इंटरव्यू की स्ट्रेटजी बता दूंगा, आप लोग इसको लीव कर सकते हो और आप अपने ओके। तो बेसिकली मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ सकता हूँ। अगर आपको कोई इशू आए इन बिटवीन, कोई वॉइस ब्रेक हो जाए या कुछ आपको सवाल पूछना होगा, तो आप टाइप करके पूछ सकते हो। ठीक है, और आप अपना माइक भी अनम्यूट करके तो पूछ सकते हो। तो आई होप कि आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? हाँ, ठीक। तो शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जिन्होंने एग्जाम पास किए हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपना इंटरव्यू का जो ये प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरव्यू के लिए 3 स्टेजेस हैं आपकी इस एग्जाम के। ये आज का सेशन हमने इन दोनों के लिए रखा है, दिस वन एंड दिस वन, बट इनिशियली वी विल टेक दिस वन इंटरव्यूज। तो आई होप कि आप सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला सवाल आपका ये है कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कब तक होंगे इंटरव्यू, प्रोबेबल डेट्स क्या हैं। तो देखिए, इसको प्रोसेस को समझिए। आपका अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अब आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो सबमिट किए हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो अपने पास रख लें। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेन इनमें क्या चीजें आ जाएंगी, आपका डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, आपकी मार्कशीट्स 10th से लेके आपकी फाइनल जो डिग्री है वहां तक। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर हमने पास तो कर लिया है लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है। तो डिग्री मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास फाइनल ईयर का जो लास्ट का रिजल्ट है उसकी कॉपी है और साथ में आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो वो काम चल जाएगा। ठीक है, बट आपकी जो कट ऑफ डेट है वो केएस फॉर्म जब स्टार्ट हुए थे उससे पहले की होनी चाहिए, बाद की नहीं होनी चाहिए। आई नो अ कैंडिडेट लास्ट ईयर जिनका क्या था, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था, तो बाद में उनका रिजेक्ट हो गया था क्लेम। ठीक है, तो ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी की कैटेगरी है, खास करके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, खास करके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, आप अपनी कैटेगरी के जो कॉपीज हैं इनको ध्यान से निकाल के रखो। फिर एएलसी वाले बच्चे, ये इसलिए क्योंकि ये मतलब जल्दी जल्दी आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर जैसे फॉर्म तो फिल हुआ था 2024 में, 2025 में मैं, अब मेरी ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो क्या मैं अभी भी एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एलिजिबल हो। जब आपका फॉर्म फिल हुआ था ना, उस ईयर की आपके पास होनी चाहिए। या फिर फॉर्म फिल हुआ 24 का और आप लगा 25 में रहे हो, तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब फॉर्म फिल हुआ उस टाइम का कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये अगले साल का एक्सपायर हो चुका है, आपने नहीं बनवाया है, तो ये भी बनवा लो। अगर बनता नहीं है बात अलग है, बट लेटेस्ट बनवा के रख लेना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे ST2 हो गए, चाहे EWS हो गए, ALC हो गए, इन सबको अपने कैटेगरीज के ओरिजिनल कॉपीज जो है वो निकाल के रखनी है, क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप में से जिस किसी का भी डॉक्यूमेंट शॉर्ट होगा उसको कॉल आएगी। ठीक है, और साथ में JKPSC की वेबसाइट पे एक लिस्ट आएगी, डेफिशिएंसी लिस्ट आएगी। अब इस डेफिशिएंसी लिस्ट में अगर एक भी कैंडिडेट आ जाता है, अगर एक भी बच्चा इस कैटेगरी में फॉल करेगा जिसकी कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी निकलेगी, तो फिर होगा क्या कि PSC इनको अलग से लगभग 2 वीक्स का टाइम देती है, 15 दिन का वक्त देती है कि आप इसको सबमिट करो।
तो अगर आपने ये पहले ही एफर्ट करके रख लिया होगा ना, तो आप तुरंत तुरंत डे 1 को ही जाके इसको सबमिट कर दोगे, ताकि बाकी बच्चों को भी लॉस ना हो, क्योंकि अदरवाइज इस एक बच्चे की वजह से पूरा प्रोसेस जो है ये 15 दिन डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको सबको इकट्ठे करके रख लो। ठीक है, अब अगर किसी का डॉक्यूमेंट शॉर्टफॉल होगा, लेट सपोज कि किसी का था ही नहीं या डिग्री नहीं थी, जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ डेट के बाद उसका रिजल्ट निकला था लेकिन फॉर्म उसने पहले ही भर दिया था, तो इन दैट केस उनको तो मिलेगा नहीं कुछ। ठीक है, उनका तो फिर क्लेम चला जाएगा, लेकिन फिर वो जो एक सीट वैकेंट हो जाएगी, फिर अभी जो बच्चे जिनका मेंस हुआ है, जो मेन से आउट हुए हैं, इनमें से जो टॉप का एक बच्चा होगा, वो पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग जो बच्चा बाहर होगा सेम कैटेगरी का, इसको इस लिस्ट में एंट्री मिल जाएगी। अब मसला ये हुआ था लास्ट ईयर भी, हमारी एक नोन थे, ठीक है, उनको उनके साथ ऐसा हुआ, 3-4 बच्चे इन हुए थे यहाँ पे। अब मसला ये है कि ये सिर्फ क्या करेंगे, जेकेपीएससी वाले एक लिस्ट निकाल देंगे जिसमें आपका रोल नंबर ऐड कर देंगे, और आप क्योंकि मेंस आउट हो, आप कभी भी जाके यहाँ पे रोल नंबर अपना चेक नहीं करोगे। दोबारा कौन चेक करता है? जो एक बार बच्चा बाहर हो जाए वो तो फिर अगले साल की तैयारी करता है ना। बट यहाँ पे नाम थे, और उनको पता कब चला, जब इंटरव्यू भी हो गए, रिजल्ट आ गया, क्योंकि फाइनल में फिर नेम्स आते हैं, तो उनके नेम्स के आगे एब्सेंट लिखा हुआ था। और फिर इन्होंने कोर्ट केस किया, लाखों रुपए खर्च किए, फिर बाद में इनका इंटरव्यू तो हुआ, बट अब क्या ही होगा, जब एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप आ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे आपने स्पेशल ध्यान देना है, वैसे बच्चे जो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आपने ध्यान देना है, ये जो अभी एक और लिस्ट आएगी इंटरव्यूज वाली, उसमें अपना रोल नंबर जरूर चेक करना, या फिर डेफिशिएंसी लिस्ट देख के रखनी है। अगर डेफिशिएंसी लिस्ट नहीं आती है फिर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर डेफिशिएंसी लिस्ट में कोई एक भी बच्चा आ जाता है, आपने देखना है किस कैटेगरी का है। अगर ईडब्ल्यूएस का है तो उसका मतलब ईडब्ल्यूएस के किसी एक बच्चे को क्लेम मिल सकता है, फिर आपने ध्यान रखना है। आई होप कि आई एम अंडरस्टूड। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूँ लंबे वक्त से, मैंने देखा है कैंडिडेट्स को सफर करते हुए। अब कॉज जेन्युइन है, पीएससी भी अपनी तरफ से कोशिश करती है। इस साल उन्होंने भी अपना प्रोसेस चेंज किया है कि शायद बच्चों को मेल जाए, कॉल जाए, बट अगर मेल या कॉल आप नहीं पिक कर पा रहे हो, कई बार आपने फोन नंबर ही गलत दिया होता है, मेल्स आप देखते नहीं हो, तो फिर हु इज एट लॉस? आप ही हो। तो आपने ध्यान रखना है, और खुद का भी रखना है और अपने आसपास वालों का भी रखना है। अगर कोई दोस्त है जिसका नाम यहाँ आ रहा है, उसको भी इन्फॉर्म करना आपने। ठीक है, तो ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इससे होगा क्या कि ये 15 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर एक भी डेफिशिएंसी आई। तो अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है। ये भी चीजें बताना जरूरी होती हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम पता हो तभी बच्चा आगे पढ़ पाता है ढंग से। अब आपने अपनी तैयारी शुरू क्या कैसे करनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारा मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस आपको मैंने बोला है पोस्ट करने के लिए, क्वेश्चंस को मैं सबसे एंड में लूंगा, बट उससे पहले हम जनरल चीजें जो हैं इसकी तैयारी के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको जानना है कि ये टेस्ट किस चीज का। तो देखो लिखा हुआ है ऊपर ही कि इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करेगा। बट पर्सनैलिटी टेस्ट वो करेगा कैसे? क्या आपके क्लोथ्स को देख के डिसाइड करेगा? क्या आप कैसे एंट्री करते हो उसको देख के डिसाइड करेगा? क्या आप कैसे वहां पे बैठते हो उसको देख के डिसाइड करेगा? क्या कैसे आप उन सबको एड्रेस करते हो उसको देख के एड्रेस करेगा? या फिर आप कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हो उसको देख के आएगा? तो ये सारी ही चीजें कंसिडर होती हैं, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड।
कोई भी चीज को आपने लाइटली नहीं लेना है। यू डोंट नो होगा क्या वहां पे। एक कमरा होता है इस तरीके से, यहाँ एंट्री होती है, यहाँ सोफे लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ टेबल होता है, खाने को दिया जाता है, ठीक है, स्नैक्स आपको दिए जाएंगे, बट खाओ ना तो बेटर है, ठीक है, समोसे मिलेंगे आपको, आपको चाय पानी मिलेगा वहां पे, बट ना ही कंज्यूम करो तो बेटर है। चलो, यहाँ से आपकी एंट्री होती है एक एक करके, अंदर यहाँ टेबल लगा होता है, ठीक है, यहाँ सामने चेयरमैन साहब बैठे होते हैं, और अब साइड में जो चेयर्स होती हैं, यहाँ डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग हैं, बैठा कौन कौन होता है, चेयरमैन प्लस पीएससी मेंबर्स, इन दोनों के अलावा एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कितने होंगे, देखो एक दो तो हर बार होते हैं, तो आप दो लगा के चलो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मेंबर्स प्लस एक्सपर्ट्स, सेक्रेटरी साहब भी कई बार बैठते हैं बट कई बार नहीं बैठते। तो राउंड आप लगा के चलो कि 6-7 बंदे यहाँ अंदर बैठे होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। आपने यहाँ से एंट्री लेनी, यहाँ आपकी चेयर लगी होगी, यहाँ से जाके आपने यहाँ पे कामली बैठना है, दरवाज़ा आराम से बंद करना है। ये मैंने आपका माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर दी कि किस तरीके से इंटरव्यू वाले दिन आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आपकी नॉलेज जो कि ऑलरेडी चेक हो चुकी है मेन से, लेकिन वहां पे तो आपने आंसर लिखा है, अब आपको वो आंसर ज़बानी बताना भी है, ठीक है। अभी तक आप लोग आंसर लिख के कम्युनिकेट कर चुके हो, जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट हुए हो, और अब आपको वो आंसर ज़बानी उनको बताना भी है, ठीक है। यहीं पे बच्चे कुछ जो हैं ये मार खा जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड सही नहीं होता, तो फिर मार्क्स उनके कम आते हैं, ठीक है। इसको कैटर कैसे करना है वो सारा आज आपको यहाँ पे एड्रेस कराएंगे। कैसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं वो आज आपको यहाँ बताएंगे। कैसे पास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी केस स्टडीज बताऊंगा ऐसे बच्चों की, जो जब मॉक इंटरव्यूज देते थे तो हर कोई उनको यही बोलता कि यार आप तो नहीं होगे सेलेक्ट, आप में वो बात ही नहीं है, और कैसे वो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, ठीक है। सब कुछ आपको यहीं पे बताएंगे, और इंटरव्यू में भी उनको बोला गया कि आप तो बिल्कुल बोलते ही कुछ नहीं हो, और उनको भी यही लगा कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर वो सेलेक्ट हुए। और इन सब बच्चों से बात करके जो अभी तक मैंने जाना है उसका निचोड़ जो है वो आज मैं आपके सामने यहाँ रख दूंगा, ठीक है। बस आप बने रहना हमारे साथ यहीं पे, ठीक। चल देखो, अब जो पहला स्टेप है, जो एक्शन आप लोगों ने लेना है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, वो क्या है कि आपने अपना सिलेबस बनाना है। सिलेबस आपका क्या, डैफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये बनाता है आपके इंटरव्यू की कोर। हालांकि पिछले साल इन्होंने डैफ लिया नहीं, बट ये प्रोसेस का पार्ट है, तो मुझे आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। इंटरव्यू आपका डैफ के अराउंड ही रोटेट करता है। डैफ में बहुत से, ये इट्स अ काइंड ऑफ रिज्यूम, जिसमें आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। ऑलरेडी लास्ट ईयर डैफ की वीडियो हमने बना के यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो। डैफ पीएससी ने इस साल अभी नया तो रिलीज किया नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर वाला था ये हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, जेकेएस मेंस 2025, इस पे ऑलरेडी शेयर्ड है डैफ, आप डैफ को फिल कीजिए, ठीक है। बहुत केयरफुली आपने डैफ को पढ़ना है, ऑनेस्टली जवाब देने हैं, गड़बड़ नहीं करनी है। ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी गड़बड़ लिखोगे ना आगे फंसोगे। बहुत सी चीजें इसमें होती हैं लाइक हॉबीज, तो फेक कभी नहीं करनी है, फंस जाओगे तो बाहर हो जाओगे। देखो पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं आपकी, जो नहीं आता आप सिंपली उसको बोल सकते हो नहीं आता, लेकिन गलत नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एग्जागरेशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी एग्जागरेशन नहीं करनी है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैं सब कुछ लिख देता हूँ अपने डाफ पे ताकि मेरा रिज्यूम बड़ा अच्छा दिखने लग पड़े और मुझे सेलेक्ट कर ले। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी आप लिखोगे आपको सवाल आएंगे उस चीज पे, तो कैटर कैसे करोगे। स्पेसिफिक रहो, रियलिस्टिक रहो। स्पेसिफिक की एग्जांपल हॉबीज,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, तो मैंने जब अपना टैब फिल किया था हॉबीज में, जैसे कि आप जानते हो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब सीरीज एटसेट्रा, तो ये आजकल हर इंसान देखता है, क्योंकि देखो इतनी लाइफ आज की इतनी आपकी फ्रस्ट्रेटिंग है, हर जगह आपको प्रेशर बेयर करना पड़ता है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो चाहे काम कर रहे हो, दोनों ही जगह आपको प्रेशर बियर करना पड़ता है। तो आज आके इंसान रिलैक्स होने के लिए आजकल करता क्या है, मूवी देख लेता है। OTT इतने कोई आपने कोई मूवी देख ली, ठीक है, हॉटस्टार आपने देख लिया, या यूट्यूब आपने देख लिया, टीवी देख लिया, यही चीजें हैं हमारे जो रियली एक्सेसिबल है हमें आज की डेट में। और मेजोरिटी जो 99% बच्चे हैं वो ये करते हैं, कुछ तो ये भी नहीं करते, तो पढ़ते ही रहते हैं सर, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हॉबी में आप क्या आप ये ऐसी चीजें लिख सकते हो कि नहीं? हाँ, तो लिख सकते हैं हम। देखो ये ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है, आज की हॉबीज हैं ये, तो जो है तो वो आप लिखो, लेकिन अब इसमें स्पेसिफिक कैसे होना है कि आप इसमें लिख सकते हो। वेब सीरीज तो बहुत सारी हो गई ना, आप इसमें लिख दो हिंदी वेब सीरीज। ओके, आपने अपना डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि पता चला कि एग्जामिनर जो आपके इंटरव्यूअर हैं उन्होंने कोई वेब सीरीज देखी हुई है, कोई इंग्लिश में या किसी फलानी लैंग्वेज में या कोरियन देखी है, कुछ देखा है, आपको पूछ लेंगे तो आप बोलोगे नहीं सर मैंने नहीं देखी है, तो वो बोलेंगे यार आप तो वेब सीरीज देख, आप बोलोगे नहीं सर मैंने ये वाली नहीं देखी है, तो ये वाली नहीं बोलना, पहले ही उधर हिंदी लिख देना। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि अलग अलग टाइप्स की होती हैं, आप लिख लो कॉमेडी, कॉमेडी वेब सीरीज, आप लिख लो सस्पेंस, इस तरीके से लिखो आप, सुपर नेचुरल, साईफाई, रेस्ट्रिक्ट करो डोमेन को, स्पेसिफिक हो जाओ। जैसे मैं अपनी बारी मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था वाचिंग साईफाई वेब सीरीज, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था, मुझे पता था कि इसमें मैं देखता ही हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ, 4-5 साल से देख रहा हूँ, अगर कोई मुझे सवाल इसमें पूछ भी लेगा तो हाँ मैं जवाब दे दूंगा। और फिर थोड़ा सा मैंने इसको मतलब रिवाइज भी कर लिया था थोड़ा बहुत, कि ये फलानी वेब सीरीज जो इंपॉर्टेंट वेब सीरीज है, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स वगैरह हो गया, तो अच्छा इसके प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्शन कौन है, एक्टर्स का नाम थोड़ा सा पूछ लेते हैं ना कई बार, थोड़ा सा फिर वो इसके बेस पे आगे आपको होमवर्क करना पड़ता है। लेकिन बस यहाँ मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हो जाना है और रियलिस्टिक हो जाना है। जो भी चीज आप कर रहे हो, अगर आप कुकिंग करते हो तो सिर्फ ये मत लिखो कुकिंग, क्योंकि कुकिंग में सारा कुछ आ जाएगा ना। वो आपको बोलेगा अच्छा सुशी कैसे बनाते हैं, आप बोलोगे सर सुशी हमने कहाँ बनाई, तो मैं घर में दाल पराठे बनाता हूँ, तो बोलेंगे आपने कुकिंग लिखा हुआ है, कुकिंग में सारा कुछ आ जाएगा, तो स्पेसिफिक हो जाओ, उसमें लिखो इंडियन क्यूजीन्स, है ना, या फिर जो भी बनाते हो, तो स्पेसिफिक होना है आपने। ये तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ इसकी हॉबीज की, बट हर जगह आपने यही करना। और जो भी लिखो ना, ऐसी चीज लिखो जिसको आप डिफेंड कर सको, यू हैव टू राइट दैट विच यू कैन डिफेंड। कल को ऐसा ना हो कि लिख के आ गए और खुद ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, लिख के तो आ गए बट खुद ही उसको डिफेंड आप नहीं कर पा रहे हो, राइट बट यू कैन डिफेंड, ठीक है। 2-3 रियल एग्जांपल्स देके मैं आपको समझा चुका हूँ। तो डैफ जो है बहुत ही केयरफुली आपने इसको करना है। आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आप चाहोगे कि मैं आपके सामने एक डैफ प्रेजेंट भी करूं और बताऊं उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें भरनी है, तो मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूं कि जो डैफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है, आप वो सैंपल लो, उसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके हमेशा हैंड रिटन इसको भरना है, ठीक है। इसको हैंड रिटन करो, क्योंकि आपकी राइटिंग भी ना आपकी पर्सनैलिटी बताती है। सिंपली कंप्यूटराइज मत करा देना, कंप्यूटर से टाइप मत कराना, वो सामने दिखेगा कि बॉल आई है और आप उस बॉल को हट रहे हो साइड में, उसको पास दे रहे हो बॉल को, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। अपनी राइटिंग में डैप फिल करना है, इसमें पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगाना रिसेंट वाली, ठीक है, पिक्चर लगाना रिसेंट वाली, और प्रोबेबली जो ड्रेस आप इंटरव्यू में पहन के जाने वाले हो उसी ड्रेस में, ठीक है। जैसे लड़के हैं तो फर्स्ट क्लास टाई शाई पहन के, ठीक है, कोट पहन के, टाई पहन के, अंदर शर्ट लाइट कलर की, और अच्छा सा फोटो खिंचाओ, ठीक है। बियर्ड कोशिश करना काटने की या कम रखने की, ठीक है। और वैसे सिमिलरली गर्ल्स, आप भी अच्छी सी ड्रेस, साड़ी प्रोबेबली, ठीक है, अगर साड़ी है, अगर साड़ी नहीं है तो सूट, ठीक है। तो बढ़िया सा वो पहन के आप फोटो खिंचाओ। मतलब जिस दिन आपने इंटरव्यू में जाना है ना, वो ड्रेस आपकी अभी से डिसाइड हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार उसको स्टिच करवाना होता है, टाइम लगता है, ठीक है। आप रेडीमेड भी लोगे तो कई बार उसको आपको स्टिच कराना पड़ता है। अभी से डिसाइड करो, ड्रेस ले आओ, एक नहीं 2 ड्रेसेस खरीद लो आप, ठीक है। लड़कों भी सिमिलरली
आप सूट्स ले लो, स्टिच करा लो, ठीक है, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है, आपने वहां बैठना भी है तो कंफर्टेबल होनी चाहिए आप, ठीक है। थोड़ा लूज सिलवाना ताकि आप अगर ठंड ज्यादा होगी तो आप अंदर कुछ पहन भी सकते हो, ठीक। चलिए, तो डैफ में बहुत सी चीजें होती हैं, आपके अपने बारे में सारा आपका रिज्यूम, आपने आपके नाम, ठीक है, आपके पेरेंट एज, आपकी हॉबीज, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, कहाँ सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़े हैं आपने, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी वहां पे। ये फिल करो, फिल करके आप मेरे से डिस्कस करना, ठीक है। ये हम इसके लिए एक सेपरेट सेशन लेंगे, अगर आज करेंगे वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स, देखो आपको फाइल कैरी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने सारे रखने हैं, ठीक है। मेंस का जो फॉर्म है इसकी कॉपी होगी, ये अपने पास रख लेना, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स रख लेना, आपको 4-5 फोटोग्राफ्स वहाँ जमा कराने पड़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास तैयार करके रखो। जो जिन बच्चों ने अभी मेंस का फॉर्म फिल करना है उनको भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखो, ठीक है। इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो भी करेक्टर सर्टिफिकेट अपने पास रखो। करेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। तो मेंस का फॉर्म फिल होगा, उसमें आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका पहला प्रोसेस है टैफ, ये मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप कि आपको अब इसमें क्लैरिटी मिल गई है। ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं अच्छे से इनको वर्कआउट करो। टैफ आपने खुद फिल करना है, ठीक है, खुद फिल करो और फिल करके वो मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। हमने एक डैफ का सेशन भी रखा होता है, हमने एक डैफ का 1-to-1 सेशन भी रखा होता है, जिसमें हम लोग आपके साथ बैठते हैं और हम आपको डैफ आपका डिस्कस करते हैं, और डैफ के बेसिस पे हम आपको अपने डूज एंड डोंट्स बताते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप मतलब डाउट में होते हो कि सर मैं इसको लिखूं या ना लिखूं, या सर ये मैंने देखी लिख लिया है, आप एक बार चेक कर लें क्या इसमें कुछ ऐसा वीक एरिया तो नहीं है जो कल को मेरे अगेंस्ट आ जाए। तो वो थोड़ा सा आप हमारे साथ 1-to-1 डिस्कशन में आप ये डिस्कस कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम आपको 200 डिटेल्ड क्वेश्चन की लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके डैफ से निकल गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके डैफ में कुछ हॉबी लिखी हुई है, तो हॉबी बेस्ड क्वेश्चंस, तो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब होता कुछ नहीं है, इसमें यही होगा कि अगर हमने आपको पहले ये क्वेश्चंस दे दिए होंगे ना और आपने इनके आंसर्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो होगा क्या, कल को अगर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया तो आप कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दे सकते हो, ना कि पहली बार वहां जाके सोचना कि अच्छा इसका मैं क्या जवाब दूं। कई बार जवाब देने से पहले इंसान के माइंड में खुद ही आ जाती दो चीजें कि यार ये दो चीजें अब क्या बोलूं मैं इनको, एक सच है बिल्कुल और एक थोड़ा सा सच छुपा के है। तो कहीं सच छुपाऊंगा तो फंस तो नहीं जाऊंगा, या बोल दूं सच, देखा जाएगा बाद में, लेकिन वो लेने के देने पड़ सकते हैं उसमें, ठीक। बहुत फंसाते हैं ये लोग, खास करके वुमेन्स को, फीमेल्स को बड़ा फंसाते हैं। जैसे पिछले 2-3 साल से हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स की डिटेल्स होती है ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा आपका पहला नंबर, आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो कई बार शाम को लेट हो रहा होता है, 7-8 बज गए होते हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स इधर लास्ट में होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि यार अंधेरा हो रहा है, एक काम करो लड़कियों को पहले बुला लो, लड़कियों को पहले कॉल करो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप बाहर बैठे हो और आपको लगता है कि अभी मेरा पांचवा छठा नंबर है, बट वो अंदर से बोल सकते हैं कि इस कैंडिडेट को पहले बुलाओ, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप गर्ल हो और अगर मतलब कि लेट हो रहे हो, शाम का वक्त है, तो वो हो सकता है कि आपको पहले बुला लें। तो जब आपको यहाँ बुलाएंगे ना, तो फिर आपको वो बोलेगा इंटरव्यूअर कि अंधेरा हो रहा था तो हमने सोचा कि हम लड़कियों को पहले बुला लेते हैं। तो आप ऐसे मुस्कुराओगे, आप बोलोगे थैंक यू सर, बैठो। फिर वो आपको सवाल पूछेंगे कि क्या बीइंग अ वुमेन आप इस तरीके की जो एक पार्शियलिटी होगी ना एक तरीके से, तो क्या ये जो आपके साथ किया जा रहा है, क्या आप इसको मान रहे हो, ठीक है ये चीज, तो आप क्या जवाब देते हो। तो फिर आप अगर हाँ या ना में जो भी जवाब देते हो, फिर वो आपसे सवाल दूसरा पूछेंगे कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्या सिलेक्शन के बाद भी आप ये विमेन कार्ड अपनाओगे पोस्टिंग के टाइम पे, कि सर आप मुझे, मेरा घर जम्मू में है और आप मुझे किश्तवाड़ रजौरी पोस्ट कर रहे हो, सर मेरे घर से बड़ी दूर है, मैं कैसे मैनेज करूंगी, मैं कैसे रहूंगी। तो ये चीजें ध्यान रखना, जो भी आप बोलोगे उसी के। तो इसका बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, आप बोलो नहीं सर, जेंडर इक्वलिटी का जमाना है, हम अगर यहाँ तक अपने बल पे पेपर पास करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हम आगे भी कर सकते हैं। लड़कियों को किसी भी हिसाब से आप कम मत समझो। मैं ना ही आज तक, मैंने आज तक बचपन से, मेरी फैमिली में मेरा भाई भी है, मैं भी हूँ, आज तक घर में भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है और बाहर भी ऐसा नहीं होता है। तो मैं कभी भी ऐसे डिमांड नहीं करती हूँ, हमारी फैमिली में ये है ही नहीं,
थोड़ा सा ऐसे उसे बता के आपने उसको इंटरव्यूअर को थोड़ा सा अपने फेवर में करना है, क्योंकि उनको अगर ये लगा ना जरा सा भी कि ये लड़की है और ये यहाँ पे थोड़ी सी पार्शलिटी मांग रही है, तो कल को सिलेक्शन के बाद ये क्या मांग रही है, और हो जाए ना हो बाद की बात तो चलो बाद में देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे तो आपने अपनी साइड तो लेनी है ना, उनको बताना है ना अपना पक्ष। तो ये चीज अगर आप करते हो बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट आपको तो ऐसी बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको देखना होगा। ठीक है, चल आगे एक बार हमने ये देख लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, डैफ जब आप एक बार बना लोगे तो डैफ बना के आप हमारे साथ 1-to-1 ये जो अपना सेशन है ये आप स्लॉट बुक करा सकते हो और हम इसको डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ये हमने स्टार्ट किया था 2022 में और इसमें ये अनमोल राठौर वाला बैच था। तो अनमोल राठौर यू नो शी वाज रैंक 1 और यहाँ पे और रैंक 7 इन यूपीएससी। तो इसका ऑलरेडी जो डैफ हमने एनालाइज किया था, इसकी वीडियो भी हमने एज अ शॉर्ट उस पर चढ़ाई हुई है यूट्यूब पे और पूरा इंटरव्यू भी है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत काम का होता है ये 1-to-1 वाला जो है, ये कोई नहीं करता है, ये हमने ही स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोग इसको करते हुए आ रहे हैं। चल एक बार जब आपने अपना डैफ बना लिया, प्रिपेयर कर लिया, फिर आपने उन पे काम करना शुरू कर देना अपने डैफ पे। और डैफ को करने के बाद जो पैरेलल में दूसरी चीज आती है वो अब क्या आएगा कि आपको बोर्ड को समझना है। आपको बोर्ड को समझना है। बोर्ड में आपने क्या करना है, जेकेपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से आपने चेयरमैन प्लस अदर मेंबर्स इनकी प्रोफाइल एक्सप्लोर करनी है। आपने इनकी प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करनी है और आपने देखना है कि इन सबका बैकग्राउंड क्या है, उनका बैकग्राउंड देखो और देखो कहीं आपके बैकग्राउंड से उनका बैकग्राउंड मैच तो नहीं कर रहा है। जैसे अगर कोई लेट सपोज डॉक्टर है तो देखो मेंबर्स में कोई डॉक्टर तो नहीं है। अगर कोई किसी का लॉ ऑप्शनल है तो देखो मेंबर्स में कोई लॉ ऑप्शनल वाला तो नहीं है। कोई एग्रीकल्चर से है तो देखो क्या कोई स्कवास्ट के प्रोफेसर तो नहीं है। तो इस तरीके से उनकी प्रोफाइल्स आपको नेट पे मिल जाएंगी, आप उनका नाम लिस्ट में बना के सर्च करोगे तो आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। इनका सब कुछ देखो, इनका एज देखो, इन्होंने किस किस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है वो देखो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखो, पता चला इन्होंने कहीं रजौरी में नौकरी की हुई है और आप रहते जम्मू में हो लेकिन आपने सर्टिफिकेट रजौरी के बनाए हुए हैं। ये पूछेंगे आपको कि वहाँ जो एसडीएम ऑफिस है ना उसके पीछे जो वो बिल्डिंग है वो कितनी पुरानी है, या उस बिल्डिंग में वो जो 24 घंटे शोर आता रहता है वो किस चीज का आता रहता है। तो अगर आप गए नहीं रजौरी कभी, आपको क्या पता होगा। तो थोड़ा सा इन सब चीजों में आपको घुसना पड़ेगा। ये स्मार्ट वर्क है, साइकोलॉजी है, इसको करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको घुसना पड़ेगा बोर्ड में कि बोर्ड एक्चुअली में है क्या, कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ है, उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करो, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो कि ये कहाँ कहाँ गए हैं और इन्होंने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं ज़िंदगी में। उनका और आपका बैकग्राउंड जहाँ मैच हो रहा होगा उसको आपने बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आपका और उनका बैकग्राउंड अगर मैच नहीं भी कर रहा है फिर भी जो उनके इंटरेस्ट है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डिपार्टमेंट देख के कहाँ कहाँ काम किया है, किस किस फील्ड में काम किया है, उसकी भी थोड़ी जानकारी आप ले लेना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है कि बोर्ड एक्चुअल में क्या क्या चीजें को, किन किन चीजों को देख के एक्चुअल में इवैल्यूएट करता है। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। जैसे पहला पॉइंट आ जाता है आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी के ट्रेट्स। नेक्स्ट आपका टेम्परामेंट। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड। कल को आप सिलेक्ट हो जाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनोगे। आपकी इमोशनल मैच्योरिटी। आपकी इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कुछ चीजें हैं, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स कि भाई एक पहली लुक में आपको देखने से क्या लगता है,
कि क्या आप एक अफसर की कुर्सी में बैठे हुए ठीक लगोगे भी? हरकतें ऐसी तो नहीं है आपकी कि कल को आपको अफसर बना दें तो हमारे ऊपर ही उंगली आ जाए कि भाई इसको सिलेक्ट कैसे कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, कूल होने चाहिए, ठीक है, बात करने का तरीका होना चाहिए, सबमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपने इंटरव्यू में पहुंचना है, ठीक है, आपकी ड्रेसिंग सेंस ठीक होनी चाहिए, ठीक है, लगना चाहिए कि नहा धो के बाल शाल काट के ढंग से वहां आकर बैठे हो, जो कि मुझे पता है कि आज की डेट में ये सारे ही बच्चे कर लेते हैं, बहुत कम होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, बट करना है। ठीक। फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यूज बहुत बार ऐसी ऐसी चीजें होंगी जहां से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में उनको और पता चलेगा, आप कितनी डेप्थ में चीजों को पढ़ते हो। जिस भी चीज में आर्गुमेंट होगा, देखो इंटरव्यू में तो ऐसा है ना कि आप खुद ही ड्राइवर हो अपने इंटरव्यू के। आपका इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है? आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको कहा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, आपका नाम पुकारा जाएगा और आपको बोलेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में जनरली आप क्या देते? आप अपना नाम बताते हो, आप कहाँ से हो, आप वो चीज बताते हो, आप अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड बताते हो कि सर मैंने ये चीजें की हैं, और कई दफा आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट बता के इसको कंक्लूड कर देते हो। कुछ लोग होते हैं जो जिनका पहला इंटरव्यू होता है वो ये भी बोलते हैं सर दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फर्स्ट इंटरव्यू। देखो, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो तो वो चीज बताने वाली है। अब अगर आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है तो ये बताने वाली नहीं है, ये नहीं बतानी, वो कोई खुद से पूछ ले तो बात अलग है। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इंटरव्यू गुड। अगर आपका सेकंड इंटरव्यू है, लगातार आप सेकंड इंटरव्यू दे रहे हो या लगातार आपका थर्ड इंटरव्यू है, तो आप वो चीज बोलो कि सर दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड इंटरव्यू। तो उसको लगेगा कि ये लड़का लड़की पिछले 3 साल से लगे हुए हैं और लगातार 3 इंटरव्यू दे रहे हैं, या सेकंड इंटरव्यू। ये सब चीजें आप अगर चाहो तो आप अपने इंटरव्यू में उनको बता सकते हो। अच्छा, कुछ लोग अपना ऑप्शनल भी बताते हैं। ठीक। तो इंटरव्यू में आपका जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी पे आपका पूरा पाथ सेट हो जाएगा आगे आने वाले 15-20 मिनट का। इंटरव्यू चलता ही 15-20 मिनट है। ठीक है, तो जब पहला सवाल उन्होंने आपसे पूछा और आपने उसका जवाब बड़ा इलेबोरेटिव वे में उनको दिया, अब वहां से शुरू होते हैं अगले सवाल। वो आपको फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपका डैफ अगर देखेंगे तो डैफ से पूछ लेंगे, और अगर उनको डैफ में इंटरेस्ट नहीं है तो जो आपने पूछा उसी से जो भी इंटरेस्ट उनको लगा। अगर आप लेट सपोज आपका बैकग्राउंड है, आपने इंजीनियरिंग की है, आप बोलोगे आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आपको उससे पूछ लेंगे कि उसमें आपने क्या पढ़ा, कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, वहां से आपको सवाल पूछेंगे। अगर आपका ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल से आपको सवाल पूछेंगे। या कई बार फ्लो बना हुआ होता है। फ्लो क्या बना होता है? आपसे पहले 3-4 कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे कोई ऐसा आर्गुमेंट चल रहा होता है जो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो चीज भी हो सकती है। तो ध्यान में दिमाग को प्रिपेयर्ड रखना है आपने कि कुछ भी पूछा जा सकता है। बट ज्यादा अभी आप प्रिपेयर किस बेसिस पे करोगे? देखो, जो चीज आपको नहीं पता उसके बेसिस पे आप गेस नहीं कर सकते हो, लेकिन जो चीजें हमें पता है हम उस बेसिस पे तो गेस कर सकते हैं ना। वो आ जाएगा आपका डैफ। तो जो चीजें डैफ में लिखी हुई हैं उसके बेसिस पे जो सवाल है वो आपको, प्लस हमने आपको इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स देने हैं पास्ट के। इनको देख के आपको पता चलेगा कि क्या सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी ये आपका जेकेएस मेंस 2025 वाला चैनल है, इसमें भी, और एक हमारा इंटरव्यू वाला चैनल भी है जेकेएस, जिसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। मैं उसका भी लिंक जो है ये भी यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको लिंक शेयर किया इंटरव्यू गाइडेंस वाले टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, जो बच्चे इसको इसको मतलब बाद में देखेंगे तो आपने इसी टेलीग्राम चैनल पे आना है, जेकेएस मेंस 2025, और इसमें चैट्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में 2021 ऑनवर्ड्स जितने भी इंटरव्यू के रिसोर्सेस हैं वो सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, और इस ग्रुप में बहुत से केएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी हैं जो पहले एस्पिरेंट थे और बाद में सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होके क्या बन गए? फिर केएस बन गए, तो आज की डेट में ये केएस अफसर है। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगी,
फिर हमने प्रज्ञान आईएएस ने भी इन सारी ट्रांसक्रिप्ट्स को इकट्ठे करके डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिल जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन द सेंस कि अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो एंथ्रोपोलॉजी की भी आपको सारी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगी कि एंथ्रोपोलॉजी में जिन बच्चों का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था उनको क्या पूछा गया है इंटरव्यू में। फिर आपको हॉबी स्पेसिफिक मिल जाएंगी कि अगर आपकी हॉबी क्रिकेट है तो क्रिकेट में क्या क्या पूछा हो। तो उसका बेस्ट क्या रहता है कि आप यहाँ से पीडीएफ निकालिए और उसमें सर्च कीजिए, अपनी हॉबी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा इस वाले ग्रुप में भी। अब उसमें आपने यूज करना है उसको एक देखने के लिए कि जब मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट चल रहा होगा तो हमें क्या क्या सवाल वो पूछ रहे होंगे, हमें क्या क्या क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, हमें अगर मेरे टैब से उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे उसका जवाब देना कैसे। तो ये आपको हेल्प करेगा गेस करने का इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आपको हमारे चैनल से पिछले 3-4 साल के सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यूपीएससी स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट्स जो होते हैं इनको भी गूगल करके आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, यूपीएससी स्पेसिफिक आपकी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, आप इनको भी गूगल करो और ये आपको मिलेंगी और हम भी आपके लिए ये प्रोवाइड करेंगे। हम ये पूरा बना रहे हैं अभी ट्रांसक्रिप्ट्स वाला, पिछले साल तक सारे अवेलेबल हैं, ये जो चैनल का मैंने ग्रुप नाम बताया आपको। और अब जो नए हैं ये हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपको 1-2 दिन में सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूरे सवाल मिल जाएंगे टैब बेस, और इन्हीं टैब बेस पे आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं ये ड्यूरिंग योर इंटरव्यू 5-6 पैनलिस्ट जो होंगे आप कैसे आंसर्स को अप्रोच करते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपको आता नहीं है, आप क्या जवाब देते हो। 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप मुंडी नीचे ही कर देते हो, मुंडी ऊपर करते ही नहीं हो। दूसरा, आप मुंडी ऐसे आसमान की तरफ कर देते हो। हम मॉक लेते हैं ना, हमें पता है बहुत से बच्चे ना ऐसे आंखें ऊपर करके ना ऐसे छत देखने लग पड़ते हैं, आंखें निकाल के, मतलब सोच रहे होते हैं। तो वो सब नहीं होता यहाँ। आता है तो बोलो, अगर नहीं आता है तो बोलो सॉरी सर आई कुड नॉट रिकॉल एट दिस टाइम, सिंपली, और आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए आप। ये इसलिए कल को आप सिलेक्ट हो गए, आपको फोन आया आपके बॉस का, बॉस को फोन आया है किसी मिनिस्टर का, मिनिस्टर ने बॉस को फोन किया कि भाई ये बता फटाफट, बॉस तुरंत आपको फोन करेगा, आपको फोन किया बता फटाफट, तो फिर आप उधर सोचोगे थोड़ी, आपने तुरंत बोलना। अगर आता है तो बोल दो सर ये है, अगर नहीं आता बोलो सर नहीं है। डांट पड़ेगी लेकिन उसी टाइम पड़ेगी ना, लेकिन आपका बॉस मेच्योर होगा, वो अपने हिसाब से जवाब बना के मंत्री को बता देगा। आपका क्या काम है कि बॉस तक सही इंफॉर्मेशन फीड कराना। आप कोई तोफ नहीं हो, आप अभी तैयारी करके अभी अभी पहुंचोगे, आपको क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है। और इंसान कोई मतलब कि रोबोट नहीं है कि उसको हर चीज का पता हो। कई चीजें हमें नहीं पता है, जितना हमें पता था भाई उतने बेसिस पे तो तुमने मुझे सिलेक्ट करके बिठा दिया इंटरव्यू में। अब जो जितना मुझे आता है अब वो मैं अब इतनी जल्दी तो और चीजें गेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक एटीट्यूड, मेरा एक अप्रोच जो कि गवर्नेंस में मुझे आगे लेके जा सकता है, वो आप चेक कर सकते हो। तो आपने जो चीज नहीं आती है सिंपली बोल देना है सर सॉरी आई कुड नॉट रिकॉल दिस। अच्छा, जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं है, आपके लेने देना ही नहीं है, ना आपके बैकग्राउंड से लेना देना है, ना आपकी प्रिपरेशन में सिलेबस का पार्ट था, सीधे बोलो सर आई हैवंट रेड दिस, आई हैवंट रेड दिस एनीवेयर, सिंपली। कई बार ऐसा होगा वो चीज आपके सिलेबस से ही होगी लेकिन आपको याद नहीं आ रही। बहुत बार हो सकता है ना कि याद नहीं आती। जब भी कोई ऐसी चीज होगी जो आपको याद नहीं आ रही होगी, आपने सिंपली बोलना है सर आई हैव रेड दिस बट कुड नॉट रिकॉल दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंपली। और कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप गांठ बांध लो, जैसे सॉरी सर, ठीक है, इस तरीके से। जो नहीं आया, जब आंसर नहीं आया तो सॉरी बोल देना, सॉरी सर आई कुड नॉट रिकॉल दिस। तो अगला बंदा मतलब वो बोलता है ठीक है इसको नहीं पता है छोड़ो आगे चलो, लेकिन उसने आपका एटीट्यूड देख लिया ना, आपकी पर्सनैलिटी उसको पता चल गई ना कि ही इज ट्रू, ही इज फेयर। नहीं आता है तो ये बंदा सीधे बोल रहा है नहीं आता। बाकी ऐसा भी नहीं है कि इसको आता कुछ नहीं है, इंटरव्यू तक पहुंचा है तो नॉलेज तो है ही है इसके पास। ठीक है, प्लस सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो नॉलेज वाले नहीं होते हैं। कई बार वो केस स्टडीज आपको दे देते हैं कि आप मुझे बताओ कि आप कहाँ रहते हो। आप बोलोगे मैं बख्शीनगर में रहता हूँ, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है बख्शीनगर में आप मुझे बताओ कि आपका ये जो ड्रेनेज है इसमें क्या इशू है। या बोलेंगे बख्शीनगर की मुझे कोई 5 प्रॉब्लम्स बताओ।
ठीक है, आपको बोलेंगे कि मुझे बख्शीनगर की कोई 5 प्रॉब्लम्स बताओ। अब ये सवाल तो ऐसा है, ये तो हर किसी को बोलना है, और आप तो पढ़े लिखे हो, वहां तक पहुंच गए हो, 5 प्रॉब्लम्स तो आपको पता होनी चाहिए। तो आप बताओ 5 प्रॉब्लम्स। तो 5 प्रॉब्लम्स आप जैसे ही बता दोगे, इनके सॉल्यूशन पूछेंगे आपको। ये होते हैं इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस। आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, इससे पहले वाला कौन था, पहला कौन था। वो बड़ा फैक्चुअल सी चीजें होती हैं, वो कोई नहीं पूछता। पूछे जाएंगे आपको ये सारी चीजें कि 5 प्रॉब्लम्स बताओ अपने एरिया की, 5 सोल्यूशन बताओ अपने उसके एरिया में। पहले आपको एरिया की पूछेंगे, फिर आपको स्टेट की यूटी की पूछेंगे, फिर आपको यूटी की पूछेंगे। अच्छा, ऐसे भी हो सकते हैं पहले विलेज की पूछें, फिर डिस्ट्रिक्ट की पूछें, फिर डिवीजन की पूछें, फिर स्टेट की पूछें, यूटी की पूछें, और फिर कंट्री की पूछें, और फिर ओवरऑल वर्ल्ड की पूछ लें, अर्थ की पूछ लें, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कैसे अप्रोच करना है इनको। ठीक है, तो बहुत सी चीजें होंगी जो कि अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करेंगे कि आप हो क्या, गवर्नेंस में आना क्यों चाहते हैं। जैसे एक सवाल जनरल पूछा जाता है ना कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, तो लोग बोलते हैं सर आई वांट टू हेल्प सोसाइटी। तो बोलते हैं फिर एनजीओ ज्वाइन करो। ये तो बड़े पुराने सवाल हो गए वैसे अब, लेकिन है तो सही है ना, सवाल तो है ही है, पूछा जा सकता है, क्या पता। तो अगर आपसे ही पूछ लेंगे एनजीओ ज्वाइन कर लो, तो क्या बोलोगे। अब अगर आप सोसाइटी में सेवा करना चाहते हो तो सोसाइटी की पहले प्रॉब्लम तो पता हो। तो 5 प्रॉब्लम कहाँ से बताओगे फिर, अगर पता ही कुछ नहीं है। आपने आज तक की ही पढ़ाई है, किताबों से बाहर ही नहीं निकले हो, तो आपको क्या पता प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अच्छा यहीं से आपका टेम्परामेंट भी निकलाएगा। टेम्परामेंट कैसा आपको चीजों को लेके बताओ, यहीं से एनालाइज कर लिया जाएगा। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अच्छा कभी भी ना कंट्रोवर्सी में या डिबेट लाइक सिचुएशन में नहीं पढ़ना है एग्जामिनर्स के साथ, कभी भी डिबेट में नहीं पढ़ना है। जैसे बहुत बार जैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे लाठी चार्ज पे सवाल पूछा जाता है, एनकाउंटर्स पे सवाल पूछा जाता है, पुलिस एनकाउंटर्स। तो यहाँ पूछ लेगा आपको कि बताओ जो पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं ये सही है कि गलत है। तो हो सकता है आप में से कोई बोले सर सही है, तो उसको इसके लिए आर्गुमेंट रखना पड़ता है, वैलिड आर्गुमेंट रखना पड़ता है। लेकिन जब सामने से एग्जामिनर या चेयरमैन आपको लगे कि वहां का माहौल कुछ और है, वो इस व्यू में है कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर इतना हार्ड फास्ट भी अपना व्यू लेके नहीं चलना है। बोलना है हाँ सर ये भी चीजें आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये ऐसा है। मतलब थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको डाउन आने की कोशिश करना, लड़ने नहीं लग पड़ना। उनको ये ना लगे बड़ा एडमेंट है, कल को इसको सिलेक्ट कर लिया अगर, तो इसको अफसर कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा। ठीक है, तो टेम्परामेंट आपका वहीं पे चेक होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड यही हो गया कि आपको सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल रहा है या नहीं पड़ रहा। कोई प्रॉब्लम पे वो अगर उन्होंने डिस्कस ही कर लिया आपसे कि बताओ ये जो प्रॉब्लम है, सरकार बड़ी देर से इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको। तो एटीट्यूड आपका देखा जाएगा आपके जो भी आप सवाल का जवाब दोगे उसके माध्यम से। इमोशनल मैच्योरिटी, अच्छा आपने तो एथिक्स पढ़ी है, तो आईक्यू हम सब पढ़ते हैं, तो ईक्यू भी है, इमोशनल कोशेंट। ईक्यू डायरेक्टली आपका ये है इमोशनल मैच्योरिटी। क्या आप इमोशन से चलते हो या दिमाग से चलते हो, क्या आप अपने इमोशंस को एज अ स्ट्रेंथ यूज करते हो या वीकनेस। जैसे आप जानते हो आज से 2-3 साल पहले एक इशू आया था जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने दे दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था हिजाब बैंड है ना। तो यहां मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में गए हैं और बीइंग अ मुस्लिम कैंडिडेट, और आपने हिजाब पहना हुआ है, आपको हो सकता है कि वो हिजाब पे सवाल पूछ लें। दूसरा, हो सकता है बीइंग अ मुस्लिम कैंडिडेट ओनली, बट आपने हिजाब नहीं पहना है, लेकिन आपको फिर भी ये चीज पूछ लें। तो ये चीजें आपके रिलीजन के साथ काफी एसोसिएटेड है। सिमिलरली हिंदूज को हो सकता है पूछ लें, जैसे मतलब ये काउ विजिलेंटिज्म होता है, इस पे पूछ लें। तो उस टाइम फिर वो ये देखेंगे कि आप अपने इमोशन से चल रहे हो या मेच्योरिटी भी दिखा रहे हो, समवट लाइक दिस। ऐसे इंस्टांसेस आ सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू में कंट्रोवर्शियल चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन अगर कभी पूछ ली जाए तो फिर आपको उनको एड्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज
इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आपको पता ही है, ये भी आप पढ़ते हो, प्रोबिटी श्रोबिटी ये सारा कुछ। तो अगर आपकी करनी और कथनी सेम है, इंटीग्रिटी क्या होती है कि जो आप प्रीच करते हो क्या आप वो खुद भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो जो प्रीच कर रहे हो वो आपने लिखा हुआ है अपने उसमें ड्राफ्ट में, और इंटरव्यू में जब आपसे वो सवाल जब जवानी पूछे जाएंगे तो आप उस चीज को अप्लाइड वे में बताओगे उनको। अगर उनको लगे कि भाई हाँ ये ठीक बोल रहा है बंदा तो बढ़िया, ऑनेस्ट। जैसे मैं अपनी एग्जांपल ही बताता हूँ, मैं बड़े बच्चों को बता चुका हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो मुझे कुछ ऐसे फैक्चुअल सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, या इंडिया की पहली पैरा मिलिट्री फोर्स कौन सी थी, या फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल या साउथ, ऐसे कुछ। तो अब ठीक है, हो सकता है कि जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ तब मैं ये रट्टा मार के गया हूँ इन्वायरमेंट डे, अभी मुझे नहीं याद आ रहा हो, मुझे पूछ लिया उन्होंने सवाल, अब क्या बताऊं उनको। अब अगर याद नहीं आ रहा, तुक्का मारा, तो गलत भी हो सकता है। तुक्का मार रहा हूँ मतलब मुझे आ नहीं रहा लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ, तो मैं तो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट हूँ। या मैं उनको बोल दूं कि सर सॉरी आई कुड नॉट रिकॉल दिस, या सर आई वुड लाइक टू टेक अ गेस, तो ये फिर भी ठीक है ना, बचने के लिए। मैं उनको खुद ही बोल रहा हूँ कि सर आई वुड लाइक टू टेक अ गेस, तो फिर वो बोलेंगे गेस ले लो, तो आप बोल दो ये वाला, वो बोलेंगे नहीं ये गलत है, तो फिर दूसरा बोल दो वो भी गलत है, तो बोल दो सर सॉरी नहीं आ रहा याद। पैरामिलिट्री फोर्स बोल दो सर सॉरी मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी ये। फर्स्ट वुमेन चीफ बोल दो सर सॉरी आई एम नॉट गुड एट दैट। डेट से रिलेटेड कोई ज्यादा पूछता है तो जैसे मैंने बोला सर आई एम नॉट गुड विद डेट्स, मुझे ये नंबर्स डेट्स याद नहीं रहते हैं, तो मैं ऑनेस्ट हूँ। दूसरा, क्या ये चीज चाहिए डेट्स याद रखना, क्या एक सिविल सर्वेंट का प्राइमरी ट्रेट होना चाहिए? नो, तो डिसीजन मेकिंग है, वो तो क्लर्क भी याद रख लेगा डेट। वो आजकल तो आपका फोन है, गूगल है, आपके पास तो एआई एजेंट्स हैं आज की डेट में आपको असिस्ट करने के लिए। आपका काम कहाँ आएगा? आपका काम आएगा डिसीजन मेकिंग में, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीजें उनको चाहिए, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ये उनको पता चल गया आपका प्राइमरी ट्रेट कि आप ऑनेस्ट हो। और लास्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो आज की डेट में तो सिर्फ सिविल सर्वेंट के लिए ही नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको होने चाहिए। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन आर प्रोफेशनल लाइफ, इवन इन आर पर्सनल लाइफ। एक रिलेशनशिप भी अगर आपको चलाना है तो घर में भी अगर वो आप हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़े ठीक होनी चाहिए। तो वो तो आज की डेट में मुझे लगता है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ही होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को अब डाउट होता है कि सर इंटरव्यू में इंग्लिश में पूछेंगे, अब इंग्लिश में हाथ टाइट है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में जवाब दो। इंटरव्यूज बाइलिंगुअल होते हैं, कोई ऐसा हार्ड फास्ट मैकेनिज्म नहीं है कि इंटरव्यू इंग्लिश में चलाना है, आप हिंदी में जवाब दो। हिंदी में जवाब दोगे ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मेरा भी था, मैंने भी बाइलिंगुअल ही दिया था, हर कोई बाइलिंगुअल देता है इंटरव्यू। इनफैक्ट ज्यादा अंग्रेजी नहीं मारनी होती है, ज्यादा अंग्रेजी मारोगे ना वो बोलेगा ये ज्यादा अंग्रेजी मार रहा है, तो उल्टा आपको टांग देगा, वो ज्यादा नंबर देगा। क्योंकि होता क्या है, देखो एट दी एंड आपको फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। वो भी चलो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका काम है, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे में अगर आप सोचो, कल को आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको आपकी ड्यूटी कोई उधर फॉरेन कंट्री में थोड़ी लगनी है, वो तो यहीं लगनी है। तो इधर अगर गांव में पोस्टिंग दे दी आपको, है, आपको किसी विलेज में पोस्टिंग दे दी, जम्मू में दे दी, कश्मीर में दे दी, पुंछ राजौरी में दे दी, तो वहां आपके पास जो लोग आएंगे वो इंग्लिश में जवाब थोड़ी मांगेंगे आपसे, या इंग्लिश में बात थोड़ी करेंगे, हिंदी में करेंगे, डोगरी में करेंगे, कश्मीरी में करेंगे, उर्दू में करेंगे, आपकी जो खुद की लैंग्वेज है उनमें करेंगे। और एक अच्छा अफसर वही होता है जो ग्राउंड रियलिटीज में उनके साथ टच करे। हिंदी है तो हिंदी में बात करे, डोगरी है तो डोगरी में बात करे, कश्मीरी है तो कश्मीरी में बात करे। तो वही चीजें इंटरव्यूअर को भी दिखनी चाहिए। तो 6 बंदे हैं तो बाइलिंगुअल चलेगा, वो आप हिंदी में जवाब दो। ऐसा मत हो कि वो आपको बोले हिंदी में और आप जवाब दो उनको इंग्लिश में। अच्छा, बड़े बच्चे अब मुझे इसके बाद पूछ रहे थे, कल भी पूछ रहे कि सर अगर उन्होंने इंग्लिश में पूछा तो क्या हमने इंग्लिश में ही जवाब देना है? देखो जितनी टूटी फूटी आती है इतनी बोलने की कोशिश करो, बट कोई हार्ड नहीं है। अगर नहीं आती हिंदी में बोलो, या शुरू अंग्रेजी में कर लो फिर हिंदी में आ जाओ, और अगर इंग्लिश में कंटिन्यू करवाना चाहते हो इंग्लिश में ही करो, नो डाउट। देखो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये है कि आपको अपने थॉट्स,
अगले बंदे के सामने रखने हैं। और इंडिया में कोई अंग्रेज नहीं है जो हिंदी ना समझे। आप सिंपल अपनी भाषा में उनको जवाब दो। आपको रहना हम्बल है और इंटेग्रल रहना है, इमोशनली मेच्योर रखना है अपने आप को, एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड आपके अंदर स्ट्रांग होना चाहिए, टेम्परामेंट आपका अच्छा होना चाहिए और पर्सनैलिटी आपकी एक सिविल सर्वेंट वाली होनी चाहिए। ये चीजें आप कर लो तो आपको सिलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको इसके बेसिस पे अच्छा स्कोर मिल जाएगा। जैसे मेरा खुद का स्कोर 183 था, हाईएस्ट स्कोर था मेरा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बोर्ड आपसे अपेक्षा करेगा। इनके अलावा कई बार क्या होता है कि कुछ फैक्चुअल चीजें भी आ जाती हैं। इनके अलावा कई बार कुछ फैक्चुअल चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि पहले कि आपके एरिया के 5 प्रॉब्लम्स बताओ, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन योर डैफ, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपका मतलब प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, वो सारी चीजें उसमें होंगी। ठीक है, तो आप जिस भी जगह के हो, फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हो, तो इफ यू बिलोंग फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट, तो आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, प्रोफाइल क्या है, लिटरेसी रेट कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, कितनी तहसीलें हैं, कितनी पंचायत हैं। ओके, इस तरीके से। अच्छा, डीसी कौन है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एमएलए कौन कितने हैं, एमपी कितने हैं, एमएलए कौन है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एमएलए कौन है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कहाँ से पता चलेगा, कहीं से नहीं, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाओ, वहां सारा डेटा आपको ये मिलेगा। ओके, तो जैसे आप बिलोंग करते थे किसी विलेज से, तो पहले तो उस विलेज लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि पंच सरपंच कौन है, तहसीलदार कौन है। अच्छा, ये बताना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट की फंक्शनैलिटी। ठीक है, कि कैसे ऊपर हेड कौन है, अगर सीएम है या एलजी है, इनके नीचे कौन आता है, इस तरीके से। जैसे दो दो डिवीजन है आपकी, कश्मीर डिवीजन है और जम्मू डिवीजन है, तो यहाँ पे डिवकॉम्स होते हैं दोनों जगह। फिर डिवकॉम्स के नीचे डीसी होते हैं, फिर डीसी के नीचे एडीसी होते हैं, इनके नीचे एसडीएम होते हैं, एसडीएम के नीचे तहसीलदार होते हैं। तो हायरार्की आपको सब कुछ ये ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी एक मोटा मोटा आइडिया जो है ये थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, नेट पे आप टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा, इन सब के बारे में आपको सारा पता चलेगा। जैसे विलेज है, विलेज के बाद आप आगे चले जाओगे तो टाउन आ गया, टाउन लेवल पे पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ना है, डिवीजन लेवल पे पढ़ना है, यूटी लेवल पे पढ़ना है, फिर आगे रीजन जैसे नॉर्थ इंडिया लेवल पे पढ़ना है, फिर कंट्री लेवल पे पढ़ना है, फिर सब कॉन्टिनेंट, जैसे आपको पता है इंडिया से डेवलपिंग कंट्री, तो उस हिसाब से पढ़ना है, फिर वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना है। तो इन सारी लेवल पे आपको चीज़ों का पता होना चाहिए मोटा मोटा। अब जैसे JNK से आप शुरू करो, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के सोर्सेस आपको पता होने चाहिए पढ़ने के लिए। एक हमने इसी ग्रुप में, आपका ये जो टेलीग्राम चैनल है JKS मेंस 2025, इसमें हमने कल परसों शेयर किया है आपका जम्मू कश्मीर का वैल्यूडेशन मटेरियल, है ना। जम्मू कश्मीर के वैल्यूडेशन मटेरियल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये सारे लोग जम्मू के ही हैं। ठीक है, और आप भी जम्मू से ही बिलोंग करते हो, तो JNK स्पेसिफिक मटेरियल आपके पास होना चाहिए, और वो अभी यहाँ कोई बना नहीं रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एट प्रज्ञान IAS हमने वीकली मैगजीन्स पब्लिश करना शुरू किया था जम्मू कश्मीर की। तो फिर अभी हमने क्या किया कि जितनी भी वीकली मैगजीन्स थी इनको कंपाइल करके आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल दे दिया है। अभी अभी मैंने दोबारा से सेंड कर दिया। ठीक है, आप इसको आराम से प्रिंट आउट करो, पढ़ो, कोई 100 पेज का है। तो इसमें आपका करंट अफेयर सारा आ जाएगा, JNK का, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएंगी, इनिशिएटिव्स आ जाएंगे, फैक्चुअल चीज़ें आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा JNK का यहाँ। ठीक है, अब इसके अलावा अगर JNK की आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो 2-3 बुक्स हैं। जैसे एक है खलील पब्लिकेशन की बुक, खलील पब्लिकेशन की बुक, एक है विजन की बुक, ये विजन IAS नहीं है, ये विजन पब्लिकेशन है, इसकी बुक। ठीक है, ये 2 बुक्स हैं, आप इनमें से कोई एक बुक ले लो, उसके बारे में जनरल चीजें JNK की पढ़ लो। जैसे कि जम्मू की इकोनॉमी, जम्मू का ज्योग्राफी, जम्मू की हिस्ट्री, जम्मू मतलब कि JNK की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो। अच्छा, आपको करंट डिग्निटरीज के बारे में पता होना चाहिए कि अभी हमारा चीफ जस्टिस कौन है,
हाई कोर्ट का। एडवोकेट जनरल कौन है, मुझे खुद पूछा गया था, ठीक है। एडवोकेट जनरल कौन है, सॉलिसिटर कौन है, स्टेट के भी पता होने चाहिए, मतलब यूटी के भी पता होने चाहिए और इंडिया लेवल के भी पता होने चाहिए, सीएजी कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जितने भी लोग हैं इनके नाम, फैक्चुअल चीजें पूछते हैं। जैसे मेरा ऑप्शनल एंथ्रो है, तो मुझे पूछ लिया था कि क्या कोई आज तक ट्राइबल प्रेसिडेंट बना है, तो है ना अभी हमारी प्रेसिडेंट। तो पूछा बताओ कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, संथल। तो पूछते हैं बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब की है, तो संथल की है, कहीं कहीं गोंड भी लिखा होता है। तो इस तरीके से घुमा के भी आपको सवाल पूछेंगे। तो जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं आगे पीछे, या इस समय जो अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, इनके जितने भी हेड्स जो बैठे हुए हैं, ये फैक्चुअल आपको पढ़ने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये बुक्स बता दी, ये मैंने आपको करंट अफेयर का सोर्स बता दिया अपना जो मैगजीन्स वाला, और इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने, न्यूज़पेपर के लिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी खरीद के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे जाओ और आपको वेबसाइट्स ओपन करनी है। पहला नंबर ग्रेटर कश्मीर, इसमें एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, फैक्चुअल आती हैं, ये पढ़ो। पिछले 3 महीने तक जाके इनके एडिटोरियल्स पढ़ लो, बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं जेएंडके पे। जैसे ड्रग मिनेस पे आएगा, टेररिज्म पे आएगा, फिर डिजास्टर पे आएगा। चसोटी में आप जानते हो ना, डिजास्टर हुआ तो इससे हमें क्या लर्निंग मिली, क्यों हुआ, या क्यों इतना कुछ हुआ, उसके पीछे की सारी, कई लोगों की लाशें आज तक मिली नहीं है, रीजन क्या है। टूरिज्म, जेएंडके स्पेसिफिक टूरिज्म को रिलीजियस टूरिज्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है। ये हम मचेल यात्रा चलती है चसोटी में, मचेल यात्रा थर्ड लार्जेस्ट यात्रा है आपकी जेएंडके की। पहले नंबर पे आपकी आ जाती है वैष्णो देवी, फिर अमरनाथ यात्रा, और तीसरे नंबर पे मचेल यात्रा आती है। वैष्णो देवी में भी इंसिडेंट हुए, यहाँ पे भी डेथ्स हुई, यहाँ पे भी होती हैं, यहाँ पर भी हो रही हैं। तो कैसे, डिजास्टर है, इतना पैसा आ रहा है, वाई, ढूंढो उसके पीछे के रीजन, कैसे इंप्रूव कराया जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटरव्यू का। पूरा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऊपर क्या है, एनडीएमए है, फिर नीचे एसडीएमए है, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएमए है। ऐसे ब्लॉक लेवल तक आने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये लोग। पूरी उसकी हायरार्की देखो, क्या उसमें इश्यूज हैं वो देखो, कैसे उसको इम्प्रूव कराया जा सकता है वो देखो। जेएंडके में तो फिर भी ठीक है डिजास्टर, क्योंकि यहाँ पे आर्मी बहुत है, बेल्ट फोर्स बहुत डिप्लॉयड है, तो बेल्ट फोर्स इसका एक पिलर बन जाती है। एनडीएमए वाले भी आए नहीं होते, बेल्ट फोर्स पहले पहुंच के तो काम स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से कुछ केस स्टडीज, कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम के रेलेवेंट। तो एक पेपर आपका हो गया ग्रेटर कश्मीर, दूसरा पेपर आ गया आपका डेली एक्सेलसियर, दूसरा आ गया डेली एक्सेलसियर। इन दोनों की ई कॉपीज लेके आप पढ़ो और पिछले 3 महीने तक का एटलीस्ट आप कवर कर लो, ठीक है। ये आपको नेट से ही मिल जाएगा, आप पीछे पीछे चलते जाओ, उसमें एडिटोरियल्स पढ़ते जाओ। नेशनल नोशनल वाले नहीं पढ़ने आपने, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट वाले पढ़ो सिर्फ, ठीक है। और इसके नोट्स बना लो आप, जेएंडके स्पेसिफिक नोट्स बनाओ, अपनी एक नोटबुक लगाओ इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उसमें ये फैक्ट सारे डालो, ठीक। तो जेएंडके स्पेसिफिक आप यहाँ से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, हम भी आपके लिए थोड़े बहुत नोट्स जो हैं वो लेकर आएंगे। जो मेरे पर्सनल अपने नोट्स हैं मैं वो भी शेयर करूंगा, हैंड रिटन नोट्स, वो हम ऑलरेडी करते हैं हर साल। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको उसकी कॉपीज मिल जाएंगी, बट मैं दोबारा से कर दूंगा। तो जेएंडके स्पेसिफिक हो गया, आपको डैफ के बारे में मैंने बता दिया। ये थोड़ी बहुत ही चीजें हैं, इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से कैटर कर लें तो आपका आधे से ज्यादा जो लोड है ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, जेएंडके का मैंने जो जो चीजें बताई वो सारा करना आपने, ठीक है। इसके अलावा जेएंडके का बजट ये भी आने वाला है, ठीक है। ये 1 या 2 फेब को ये टेबल हो जाएगा, जैसे इंडिया का होगा ऐसे जेएंडके का भी होगा। तो जेएंडके का बजट ये अच्छे से पढ़ लेना आपने। इसका इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है और बजट भी पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है। फिर टूरिज्म के रिवाइवल के लिए कुछ कुछ चीजें, फिर बॉर्डर एंड सिक्योरिटी इशू जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट कंसर्न, जैसे अभी स्नोफॉल हुई तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके बारे में पढ़ो। क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में पढ़ो थोड़ा सा। सबसे पहले जेएंडके स्पेसिफिक आपने अवेयर होना है। तो ये जो मैंने आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह बताए हैं, इनको पढ़ के आपकी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग इसमें बन जाएगी। अब बात आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं बोलूंगा कि 3 मंथ्स का लेके चलो आप,
और खास करके अभी जो रिसेंट आ रहा है, इनफैक्ट जिस दिन आपका इंटरव्यू है ना, उस दिन सुबह का न्यूज़पेपर भी, क्योंकि ये जितने भी पैनलिस्ट हैं ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इनको पुरानी न्यूज़ बेशक याद ना हो, लेकिन उस दिन जो न्यूज़ आई है वो पक्का पूछते हैं। हमें पूछ रहे थे, उसी दिन की न्यूज़ पूछ रहे थे। तो अगर आपका सुबह वो है इंटरव्यू है, तो कोशिश करना उससे पहले नेट नोट से कहीं से निकाल के न्यूज़पेपर आप पढ़ के जाओ, एटलीस्ट फ्रंट पेज तो पढ़ के जाओ। तो डेली अभी जितनी भी न्यूज़ें चल रही है ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि J&K पे ज्यादा फोकस रखना है अपनी न्यूज़ का, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल भी जितनी फैक्ट्स अभी चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल, ट्रम्प आप देख रहे हो, ग्रीनलैंड न्यूज़ में है, आपका ईरान न्यूज़ में है, ये सारी चीजें, ठीक है, इनको अच्छे से आपने पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना है। 3 महीने पीछे जाके आप एडिटोरियल्स वगैरह जो है अच्छे से पढ़ो। बड़े सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं, जैसे आपका ये है फिजिक्स वाला, जो वो बनाता था पहले, ये फिजिक्स वाला में तो मर्ज हो गया ना, पहले था ना ओनली आईएएस, तो ओनली आईएएस पे एडिटोरियल एनालिसिस आते हैं वीडियोस, तो 3 महीने का देख लो जाके, ठीक है। और एक उसका प्रीलिम्स बूस्टर भी आता है डेली, ये भी देखो। मतलब एक तो हो गया ना खुद रीडिंग करना, एक हो गया कि आप इसको सुनो भी। तो ये चीजें मैं मतलब बच्चों को बोलता हूँ, मेंस के लिए भी बोलता हूँ, प्रीलिम्स के लिए भी बोलता हूँ, और इंटरव्यू के लिए भी। अभी इंटरव्यू है तो आपने एडिटोरियल्स पिछले 3 महीने के जितने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं ये जरूर उसके सुनने हैं, क्योंकि जब आप सुनोगे ना वो बातचीत करेगा, वही बातचीत हिंदी में भी करेगा, इंग्लिश में करेगा, अपने दिमाग में फीड करो, और इंटरव्यू में अगर वही चीज आ गई, वही चीज आपने वहां जवाब दे देनी है उनके सामने, ठीक है। ये पढ़ो। अब आपके मतलब आप वो चीज होनी चाहिए जो आपको याद रहे, जो आप क्रैम कर पाओ, जो आपको समझ आए इंटरव्यू वाले डे तक। अब आपने ना लिखना है आंसर, ना आपने टिक लगानी है, अब आपको समझना है, खुद बोलना है, जबानी बोलना है। तो जबानी वही चीज बोल पाओगे जिसकी क्लैरिटी है, कंसेप्ट है दिमाग में, तो उसके लिए ये फॉलो करो, ठीक है। चल, इसके अलावा एक अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ओपिनियन बनाना। ओपिनियन बिल्डिंग पे एक चीज होती है, ठीक है, ओपिनियन बिल्डिंग। ठीक, कि अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इनको कैसे एड्रेस करना। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है, तो याद रखना एक्सट्रीम व्यूज को अवॉइड करना हमेशा, अवॉइड एक्सट्रीम अप्रोच, हमेशा मिडिल अप्रोच लेके चलनी। ये आपको पता ही है, एरिस्टोटल ने भी दिया है गोल्डन मीन, लॉर्ड बुद्ध ने भी आपको दिया है मध्यम मार्ग, उस हिसाब से चलो, एक्सट्रीमिटीज पे मत चलना, ठीक है। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बताओ, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत चलना कभी भी, हमेशा गवर्नमेंट की साइड लेनी है अपने इंटरव्यू में, क्योंकि हम क्या है, कल को आप जब सिलेक्ट हो जाओगे, आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, यू विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यू विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यू आर द अपेंडेजेस ऑफ गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के हाथ हो। तो जो गवर्नमेंट के दिमाग में चलेगा वो आपसे करवाएगी, आप गवर्नमेंट के हाथ हो, तो आपने ही सारा काम करना है। तो अगर सिलेक्ट होने से पहले आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो सिलेक्ट होकर काम थोड़ी कर पाओगे। देन यू शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, यू शुड बिकम अ सोशल एक्टिविस्ट। तो ये चीज बहुत याद रखना, गवर्नमेंट की साइड आपने लेनी है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं बोलना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आपने क्या करना है, और एम्पावर कराना है। हाँ, उसमें अगर कोई शॉर्टकमिंग है, अगर आप कोई शॉर्टकमिंग बता रहे हो, तो सोल्यूशन होने चाहिए आपके पास, इसीलिए लिखा सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। ओपिनियन कोई नहीं बनाना है, साइड्स नहीं लेनी है, एक्सट्रीम साइड्स कभी भी चूज नहीं करनी है, हमेशा मिडिल में रहने की कोशिश करनी है, सेंट्रल में रहने की कोशिश करनी है, या एथिकल रहने की कोशिश करनी है। एथिकल साइड्स आपने हमेशा अपनानी है, ठीक है। तो इसमें एक्नॉलेज करो पहले ओपिनियन को, उसको एनालाइज करो, और फिर सजेस्ट करो। मेच्योरिटी दिखनी चाहिए आपके आंसर में, बिना मेच्योरिटी के आंसर अगर लिखोगे तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो आपको बतानी थी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी कि बिहेवियर आपका कैसा है इनसाइड द इंटरव्यू रूम।
योर बिहेवियर। तो देखो आपने बिहेवियर की कुछ आपके ट्रेड्स हैं, जैसे इंटरव्यू हॉल है तो आप इसमें एंटर करोगे जब, तो देखो एंट्री करते ही आपने ग्रीट करना है उनको, डिपेंडिंग कि किस टाइम एंटर करते हो। सुबह करोगे मॉर्निंग, दिन को करोगे तो आफ्टरनून, और शाम को किया तो इवनिंग। अच्छा, करना कैसे है? सबसे पहले आपने ग्रीट करना है चेयरमैन सर को, गुड मॉर्निंग सर, डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है उनसे। फिर उसके बाद अगर कोई फीमेल बैठी है वहां पे, इफ देयर इज एनी फीमेल, फिर उसको करना है, और फिर बाकी मेंबरान को भी करना है, ठीक है। या फिर इनसे नजरें मिलाते हुए गुड मॉर्निंग एवरीवन करके सबके सबसे आई कांटेक्ट एक बार स्टार्टिंग में जरूर करना है, और थोड़ा सा हेड बो करके थोड़ा सा उनको ग्रीट जैसे करते हैं वैसे करना है, ठीक। ये मॉक टेस्ट जब आप दोगे ना, मॉक इंटरव्यूज, तो उसमें ये आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक। फिर आपका सिटिंग पोस्चर, यू शुड सिट स्ट्रेट, ठीक है। ऐसे टेढ़े मेढ़े होके, साइड पे ऐसे बेंड होके, कैजुअल ऐसे आर्म ऐसे साइड पे मुंह पे करके नहीं, बिल्कुल सीधे। अटेंशन, हाथ आपके नीज पे होने चाहिए, ठीक है। हाथ फोल्ड करके नीज पे होने चाहिए आपके, और आप बिल्कुल सीधे बैठे हुए होने चाहिए, ओके। फिर आई कांटेक्ट, देखो आपकी ऑनेस्टी बताती है आपके आई कांटेक्ट से। जब आप सामने वाले की नजरों से नजर मिलाकर जवाब दे रहे हो, तो फिर मतलब कि आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, आपको नंबर मिलेंगे। और आई कांटेक्ट से फंसोगे भी, जब आंसर नहीं आता होगा तो आप आंखें चुराने की बात करोगे। तो इसलिए आंसर ना भी आता हो तो बोलना है भाई नहीं आता, और आंखें मिलाकर बोलना है। ये नहीं है कि आंखें ऊपर देखनी है, साइड वाइड में देखने लग जाना है ना। इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज में ये आपका निकलेगा। फिर स्पीकिंग स्पीड आपकी, आपने देखना है कि क्या आप बड़ी फास्ट तो नहीं बोलते हो कि उसको समझ ही कुछ नहीं आता। आराम से बोलना है कि सारे इंटरव्यूअर्स को वो चीज समझ आए। कई बार आप तेज तेज बोल रहे होते हो, उनको कुछ और सुनाई देता है, वो वहां पकड़ के आपको वो पूछने लग पड़ते हैं, फिर आपको बताना पड़ता है सर मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था। तो अपनी स्पीड जो है उसको भी आपने मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ज्यादा तेज नहीं बोलना, ज्यादा स्लो नहीं बोलना, नॉर्मल स्पीड में आपने बोलना है। और वॉइस की जो आपकी पिच है ये भी उतनी, ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना है और धीरे भी नहीं बोलना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक। आपके अंदर लिसनिंग के स्किल्स होने चाहिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सुनो उसको, पॉज लो कुछ सेकंड्स का, और फिर जवाब दो। अगर आपको लगता है कि सोचने के लिए वक्त चाहिए तो बोलो सर मे आई टेक अ वाइल, वो आपको दे देंगे टाइम, आप सोचो, बोलो और फिर सोचो। लेकिन ये भी नहीं करना कि हर सवाल के बाद बोलना कि सर कैन आई टेक अ मिनट, कैन आई टेक अ मिनट, नहीं। जब कोई ऐसा सवाल आए, मतलब उनको भी लगना चाहिए हाँ भाई हमने ये मुर्गा फंसा लिया, हमने इसको ऐसा सवाल पूछ लिया कि इसको अब सोचने की जरूरत पड़ रही है। तो यू शुड बी अ गुड लिसनर, उनको लगना भी चाहिए। बेशक आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग हैं, आपका दिमाग इतना इंटेलिजेंट है कि वो जैसे ही सवाल पूछ रहा है तभी आपके पास जवाब आ गया हुआ, और वो जैसे ही उसने भी अपनी बात पूरी भी ना की हो और आप जवाब देने लग पड़ो ना। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट, लेट द अदर पर्सन कंप्लीट फर्स्ट। एक ने कंप्लीट किया, हो सकता है दूसरा कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हो उसमें, चुप रहना है, पहले उनको खत्म करने देना है, आराम से सुनना है, ऐसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन देना है, स्माइल करना है, मुंडी हिलानी है, और फिर जवाब देना है एकदम काम कंपोज होकर। और ये चीजें भी आपकी मॉक में निकल कर, कभी भी ब्लफ मत करना, नेवर ब्लफ। ब्लफ किया तो बाहर हो। आप उसको ब्लफ करोगे 2 मिनट में, वो 2 साल के चक्कर लगवाएगा आपको रिजेक्ट करके, तो 2 साल फिर बाहर रहोगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखना आप, और ये आपके बहुत काम आएंगे। और जो चीजें याद नहीं रखती तो साथ साथ लिखते भी जाओ, जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, पूरा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। खुद भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ, और गाइड भी कर चुका हूँ बाकी वालों को जिन्होंने रैंक 1 तक हासिल किया है, ठीक है। कि
नेक्स्ट आ जाता है हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना। कुछ चीजें हैं जिनको अगर याद रख लो तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। नेवर गेस वर्क नहीं करना वहां जाकर। अगर लगता है गेस करना है तो पूछ लो, सर कैन आई गेस, कैन आई टेक अ गेस, सिंपली बोल दो नहीं आता। नेवर आर्ग्यू, कभी भी आर्ग्यू नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो वो गलत है तब भी आर्ग्यू नहीं करना। आपका मसला क्या है, आपने सिलेक्शन लेनी है। वहां कोई सीसीटीवी नहीं होगा कि आप बाद में रिकॉर्डिंग निकाल के अपने आप को प्रूव कर सको कि मैं ठीक था ये गलत थे। एंड देयर इज नो सेकंड चांस। वो जो अंदर चीजें चल रही हैं आपको उनको खुश करके ही बाहर निकलना है जैसी मर्जी। आर्गुमेंट्स में कभी नहीं पहुंचना है और एक्सेप्ट करो ग्रेसफुली। अगर वो लोग आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। ठीक है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। आप कुछ लाइंस प्रिपेयर करके रखो, आई एम नॉट अवेयर एट दिस मोमेंट या आई एम नॉट अवेयर एट द मोमेंट बट आई विल रीड अबाउट इट। अगर वो कुछ बोलते हैं इस तरीके से आप अपने फ्रेजेस बना के रखो। ये मैंने आपको कल परसों बोला था ना, लिखा था मैंने कि आप यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं इनके इंटरव्यूज देखो, तो वो ऐसी लाइन बोल रहे होंगे बीच में, सर आई एम नॉट अवेयर एट द मोमेंट आई विल रीड अबाउट इट। तो ये फ्रेज है, इसको अपनी कॉपी में लिख के रख लो, रट्टा मार के रख लो कि जब आपको नहीं आएगा आपने ये बोलना है वहां पे जाके, और बड़ा पोलाइट वे में बोलना। ये ऑनेस्टली एंड कंपोजर, ये आपको बताया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो कैंडिडेट्स करते हैं। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स। पहला कि बहुत कैजुअल रहेंगे फॉर इंटरव्यू, कोई तैयारी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। अभी उनको देखो, भगवान ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, जीसस ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ और कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बेचारे बाहर हैं और मैं बहुत दुखी हूं उनके लिए जो नहीं पहुंच पाए। तो आपको भगवान ने चूज करके यहाँ भेजा है, इसको कैजुअली मत लो। अगर आप नौकरी करते हो आप छुट्टी ले लो, अगर आप कहीं हो आप उस चीज को अवॉइड करो, उस चीज को पोस्टपोन करो, तुरंत के तुरंत इसकी तैयारी करो। ये जो दिन आपको मिले हैं ना ये दोबारा नहीं मिलेंगे लाइफ में, और एक बार गवा दिया दोबारा यहाँ तक पहुंचने में पता नहीं कितने साल लगे, दोबारा पहुंच भी पाओ कि नहीं। तो कैजुअली कभी मत लेना इस चीज को, तैयारी करो। जो जो चीजें बता रहा हूँ, जैसे पढ़ाई बता रहा हूँ करने के लिए वो करो। ठीक है, कैजुअल नहीं रहना। ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कोई भी बच्चा, बेशक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, बेशक आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला आता है, वो कोई चीज बोलता है, बोलो हाँ छोड़ परे, मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मैं 4 इंटरव्यू पहले दे चुका हूँ। भाई अगर तू 4 इंटरव्यू पहले दे चुका है फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, इंटरव्यू तक तू पहुंच जाता है लेकिन तू आगे नहीं पढ़ पाता, इसका मतलब कोई तो तेरे में कमी है। उस कमी को तो एक्सेप्ट कर। ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा है तू। सुनो, एक नया बच्चा जो है ना, वो जो पहली बार पहुंचा है उसमें कोई टैलेंट है, उसमें कोई बात है, इसलिए वो वहां पहुंचा है। एक्सेप्ट करो उस चीज को। कोई भी आपको कोई चीज बोलता है, ठीक है, जो आपके काम आ सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, उसको एक्सेप्ट करना। बड़े लोग मैंने ऐसे देखे जो ऑलरेडी इन सर्विस होते हैं, वो तो मानते ही किसी को नहीं। नहीं भाई, आप हो सर्विस में बहुत अच्छी बात है, यहाँ आना है आपको हमेशा एक नए बच्चे की तरह आना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। फेक कुछ मत करो, ना अपनी हॉबीज फेक लिखना, ना कुछ और चीज गलत लिखना जो आप बाद में डिफेंड ना कर सको। J&K की अवेयरनेस को कभी भी मिस मत करना, हर चीज पूछी जाएगी यहाँ पे। मिनरल रिसोर्सेस बताओ, जम्मू कश्मीर में कोयला कहाँ मिलता है, डोलोमाइट का है क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको J&K स्पेसिफिक। तो J&K स्पेसिफिक आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होता मेंस के लिए, अब तो खैर चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आने शुरू हो गए, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो सब पढ़ो, खास करके जो न्यूज में चीजें चल सब पढ़ो। J&K स्पेसिफिक को कभी भी मत आंकना। और लास्ट,
नर्वस नहीं होना है, बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छी रखनी, दूसरों की गलतियों से सीखो। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ अदर्स। बात करो लोगों से, जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिए हैं उनसे बातचीत करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करो। मॉक इंटरव्यूज मैं कहता हूँ आप हर जगह दो। मॉक इंटरव्यू जब आपके होंगे ना अभी, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हम यहीं देंगे, एक ही जगह देंगे, दूसरी जगह नहीं देंगे ना। आप हर जगह दो मॉक इंटरव्यूज, 2-3 जगह जहां जहां आपको मौका मिलता है आप दो, क्योंकि आपको वहां कैंडिडेट्स मिलेंगे, वो कैंडिडेट्स मिलेंगे, उनसे जान पहचान बढ़ाओ, बातचीत करो, देखो वो क्या तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उससे सीखने की कोशिश करो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ शॉर्ट में आज। इनके अलावा और भी हम सेशंस रखेंगे जिसमें हम और भी चीजें आपको आने वाले टाइम में ऐड ऑन करवाएंगे। कुछ और चीजें हैं जो फाइनल एक एडवाइस की तरह है, ठीक है, कि देखो ये जो इंटरव्यू है ना, ये आपकी सिलेक्शन तो कंट्रोल कर ही रहा है, ये आपका रैंक भी कंट्रोल करेगा, आपको कौन सी सर्विस मिलनी है ये भी कंट्रोल करेगा। तो सिर्फ सिलेक्ट होके काम नहीं चलने वाला। सेलेक्ट होके आपको कोई सर्विस मिल गई जो आप चाहते नहीं हो, मान लो आपको अकाउंट्स मिल गया और आप चाहते पुलिस थे, या आपको पुलिस मिल गया आप चाहते एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो इंटरव्यू का आधा नंबर भी आपको ये हासिल करने से रुकवा सकता है। तो इसको लाइटली मत लो। आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा मैटर करेगी आपकी नॉलेज से, और इसी पे आपके मार्क्स मिलेंगे। तो पर्सनैलिटी पे वर्कआउट करो, पोलाइट रहो, ऑथेंटिक रहना है, अपने ग्राउंडेड रहना है, जहां से सीखने को मिले सीखो, नॉलेज हासिल करो और ट्रस्ट करो अपनी प्रिपरेशन को, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंट रहो क्लैरिटी के साथ। ठीक है, इंटरव्यू यार ये नहीं होता कि बताने के लिए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। इट्स नॉट अबाउट शोइंग हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है, ये क्या है कि आप कितने मतलब सेफ हो। जो अगर आपको मतलब पब्लिक पावर आपके हाथ में दे दी जाए तो लोग कितने सेफ हैं। इट्स अबाउट शोइंग हाउ सेफ यू आर टू बी गिवन द पब्लिक पावर। आपको कुर्सी क्यों दी जाए, क्यों बिठाया जाए आपको कुर्सी पे, क्या आप उस कुर्सी के हकदार हो, ये इंटरव्यू डिसाइड करेगा। अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो इट मीन्स कि वो जितने भी पैनल में लोग हैं जिसको पूरी सरकार ने बिठाया है वो बेवकूफ तो नहीं होंगे। उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि हाँ आपके हाथ में कुर्सी दी जा सकती है, आप उस कुर्सी को अच्छे से संभाल लोगे। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा ये सेशन था जिसमें हमने कोशिश की है कि हम आपको अच्छे से एक वे आउट दे सकें ताकि अब आप अपनी तैयारी कर सकें। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता देता हूँ कि अब आने वाले टाइम में हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए कि बेसिकली जैसे आज का एक हमने सेशन लिया था, इसके बाद अब आप लोग डैफ पे काम कीजिए। कुछ हम लोग एक मतलब सेशंस भी रखते हैं जिसमें हम कुछ जनरल कुछ फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने प्रिपेयर की होती हैं आप तक पहुंचाते हैं। और इसके बाद फिर हमारे इसमें 3 सेशंस होते हैं। पहला सेशन होता है हमारा 1-to-1 डैफ। तो 1-to-1 डैफ के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अब अपने स्लॉट्स जो हैं ये बुक करा सकते हैं। और उसके बाद हम आपके मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। तो आपके जो हमें मतलब अभी तक का जो हमारा सेट प्रोसीजर है उसमें हम 2 मॉक्स लेते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 3 स्लॉट्स मिल जाते हैं। पहला आपके डैफ के लिए 1-to-1 डैफ। इस डैफ में आप अपना डैफ फिल करके आते हो, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके बेस पे आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस देते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें पूरा पैनल होता है। ठीक है, पैनलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट पैनलिस्ट होते हैं, ये आपका टेस्ट लेते हैं। 2 मॉक्स होंगे। पहला मॉक थोड़ा हैवी रहता है, फैक्ट रहता है, फैक्ट बेस्ड रहता है, जो आपके ऑप्शनल और जनरल जो आपका करंट है और आपकी जो पर्सनैलिटी है इस पे ज़्यादा फोकस करता है। और जो नेक्स्ट वाला है ये आपके बिहेवियरल कंपोनेंट्स पे फोकस करता है, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पहले को देने के बाद आपको यहाँ पे
फीडबैक मिलता है ताकि आप उसको इम्प्रोवाइज करके दूसरा मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, तो ये हमारा रहता है। इसके मतलब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप प्रज्ञान IAS के ऑफिशियल जो हैंडलर्स हैं आप उन पे जुड़ जाएं, ये उसका ऑफिशियल फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशंस जो हैं ये करा सकते हैं, आप अपने स्लॉट्स जो हैं ये आप अपने बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको किसी भी तरीके के और डाउट्स हों तो हम उनको भी ले सकते हैं। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस पूछे थे तो मैं उनको अभी एड्रेस कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम ये सेशन जो है ये आज ही एंड करेंगे यहाँ पे। डैफ मैं आपको सेंड कर चुका हूँ वहाँ पे पिछले साल का। प्लीज शेयर SAPYQs एंड थीम्स ऑफ JKS। ओके, तो थीम्स ऑफ JKS हमारी पूरी बुकलेट्स हैं। अगर आप इसी चैनल पे जाओगे फाइल्स में तो आपको सारी GS 1 2 3 4 की पिछले साल वाली मिल जाएंगी। इस साल वाली हम बना रहे हैं, वो आज कल में ही आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, फॉर इंटरव्यू what all to prepare, should we prepare polity, economy and optional, and how because time might be less। देखो हर एक चीज तो पढ़ी नहीं जा सकती है, लेकिन करंट आप पढ़ सकते हो। फैक्चुअल चीजें आप जो नहीं आएंगी उनको पढ़ लो। ठीक है, पुराना छोड़ दो, ऑप्शनल थोड़ा बहुत पढ़ लो। सर फ्रॉम वेयर टू कवर JNK हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फॉर GS 1। देखो अगर आपका जवाब मेन से रिलेटेड है तो ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इंटरव्यू वाला ले रहा हूँ, हाउ टू अप्रोच इंटरव्यू एज अ होल। ये इसी के लिए आज हमने ये सेशन रखा था, तो इसको हमने एड्रेस किया है आज के सेशन में। हाउ मच टाइम विल वी गेट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया है। हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर्स, ये भी बता दिया है। सर प्लीज स्टार्ट विद द बेसिक्स, व्हाट ऑल नीड टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज, बता चुका हूँ। एंड इफ वी आर प्रिपेयरिंग अ डिस्ट्रिक्ट व्हाट नीड्स टू बी कवर्ड, बता चुका हूँ। एंड रिगार्ड्स टू मीडियम ऑफ इंटरव्यू, ये भी बता चुका हूँ। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन एज मेंस इन अप्रैल, ये मेंस का है, ये बाद में बताता हूँ। हाउ टू सेल्फ प्रैक्टिस इंटरव्यूज अपार्ट फ्रॉम मॉक्स। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यार आप क्या कर सकते हो कि आप मिरर के सामने आगे इंटरव्यू दो। दूसरा चैट GPT बेस दो। ठीक है, चैट GPT का आप वॉइस वाला अनेबल कर लो और उसको बोलो चैट GPT आई वांट टू टेक माय मॉक टेस्ट फॉर JKS। ठीक है, वो खुद ही आपको सवाल पूछेगा, आप जवाब दो, उसके साथ सवाल जवाब कर लो आप। ठीक है, चैट GPT को यूज करो हेयर। आई गेस ओनली 20 to 25 days। ये लोग खुद ही जवाब देने लग पड़ते हैं ना, फिर मेरी क्या जरूरत है। हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर द JK रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स इन GS 1। देखो इसी ग्रुप के फाइल में, इसी ग्रुप में जाओ फाइल्स में और उसमें आप सर्च करो आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, पिछले साल मैंने आर्ट एंड कल्चर का आपको बना के दिया था, उसी में से सवाल आए हैं इस साल। अभी भेजता हूँ दोबारा से। ये पिछले साल मैंने बनाया था बच्चों के लिए और उनको दिया था, इसी में से डायरेक्ट सवाल आए हैं इस साल भी, देख लो खोल के। ठीक है, तो इसको हम अपडेट कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपको ये अपडेटेड वाला भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लगिमा तिवारीज मैम नोट्स इज सफिशिएंट फॉर मेंस। देखो नथिंग इज सफिशिएंट फॉर मेंस, you should refer multiple sources which are as per your previous year themes। okay, when will they conduct mains exam। देखो आपका मेंस एग्जाम अप्रैल तक हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। देखो there is a lot of pressure on this recruitment agency to conclude all these examinations, तो they will take least possible time। और as per PSC इनको रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 1 महीने का होता है कि विद इन 1 month they can take this paper। ठीक है, तो वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत करते हो सकता है वक्त लग जाए, अदरवाइज ये ले लेते हैं। तो आप प्रिपेयर्ड रहो अप्रैल में। ओके सर प्लीज शेयर सम स्ट्रेटजी रिगार्डिंग GS 4। ये मेंस वाले में करते हैं यार। एवरीथिंग टेल मी एवरीथिंग अबाउट इंटरव्यू, सब कुछ एक ही बार में चाहिए आपको। अच्छा, खुद कुछ नहीं करना। डज लैंग्वेज मैटर, ये बता चुका हूँ मैं आपको। सर मेंस कब तक होगा, बता चुका हूँ। सर हाउ टू टैकल जनरल ऑफ और फैक्चुअल क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू, बता चुका हूँ। जो आता हो तो सवाल का जवाब दे दो, जो नहीं आता सिंपली बोलो सर नहीं आता। ठीक है, थोड़ा पोलाइट वे में, वो आपको सिखाएंगे जब आपको मार्क्स लेंगे ना, आपको सिखाएंगे वो सारी चीजें। यू कैन यूज इंग्लिश सैम, तो सैम यार आप ही सेशन ले लेते फिर। पर्सन विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल काइंडली DM कर दो भाई इनको DM। व्हाट अबाउट मेन सर, मेंस बता चुका हूँ साहिल की अप्रैल में होगा। मेन सेशन कब होगा, मेन सेशन यार आज ही होगा, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं फिर मैं उसके बाद यहीं स्टार्ट करता हूँ। सर बोर्ड एक ही होता है, चतुर लामालिंगम। पहले तो भाई आप लोग ना अपने नाम ठीक किया करो। ठीक है, देखो बोर्ड एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। जब इनको जल्दी जल्दी कंक्लूड करना होता है तो 2 बोर्ड बन जाते हैं, बट कैंडिडेट्स के फेवर में होता है अगर एक ही बोर्ड हो। तो आप जो इंटरव्यू वाले एस्पिरेंट्स हो ना, कोशिश करना एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करो कि सर एक ही बोर्ड बनाओ, क्योंकि 2 बोर्ड्स में क्या हो जाता है ना, बड़ी डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। एक बोर्ड क्या करता है, मैक्सिमम 150 नंबर ही दे रहा होता है
और दूसरा बोर्ड मिनिमम 150 दे रहा होता, तो एक बोर्ड में नंबर बड़े ज्यादा आ जाते हैं और दूसरे बोर्ड में नंबर बड़े कम आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेयर ट्रीटमेंट तभी होता है जब सिंगल बोर्ड हो, ठीक है। तो बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, ये दो भी ले लेते हैं। सर व्हाई दे आस्क अबाउट प्रीलिम्स problems of your area that I can share a small personal anecdote while describing why they ask about problems। देखो जनरल क्वेश्चन होती हैं उनके पास वासवी, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है ना, उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है, कुछ भी पूछेंगे, वो ऐसी चीजें पूछेंगे जो आप रट्टा ना मार सको। तो प्रॉब्लम्स पे तो क्या ही होगा, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम्स को भी आपको प्रिपेयर करके रखना है ना। पहले आपको वैसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताओ आप कि वाटर लीकेज है, ड्रेनेज की सफाई नहीं होती, इस तरीके की प्रॉब्लम, कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी बतानी होगी। एनेक्डोट आप शेयर कर सकते हो, बस आपको यही है कि सॉल्यूशन जरूर बताने हैं। देखो यहाँ चलता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच। ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है वो मत बताना वहां पे, प्रॉब्लम वही बोलो जिसका सॉल्यूशन है। प्लीज एक्सप्लेन ब्लफ। सर एक्सप्लेन ब्लफ एक्सपेक्ट विद एन एग्जांपल। ब्लफ और ऋतिक बख्शी, ब्लफ होता है यार जो आता नहीं है वो बोलना, पता है नहीं आपको, आप झूठ झूठ बोल रहे हो कुछ कुछ, ठीक है। ब्लफ होता है झूठ बोलना। प्लीज स्पेसिफाई दी फी स्ट्रक्चर फॉर मार्क्स। ये यार आपको पता चल जाएगा, आपको फोन नंबर बता दिया, उधर कॉल कर लेना। जितना बाकी वाले लेते हैं उतना ही होगा, कोई अलग नहीं होता, ये तो ऐसे ही होता है, फीस की कुछ नहीं होती है, वही खर्चा निकालना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है, सर प्लीज शेयर योर एंथ्रो टेस्ट सीरीज डिटेल एज सून एज पॉसिबल। एंथ्रो टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैं बता दूं, टोटल 10 टेस्ट होते हैं। जो लास्ट टाइम का स्ट्रक्चर था सेम वही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ टेस्ट नए होंगे। ये शुरू हो रहा है हमारा सब कुछ 1 फेब से, ठीक है। मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 1 फरवरी से, ठीक है। मेंस टेस्ट सीरीज में इस बार हमने 22 टेस्ट रखे हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेंस में हमने इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। टोटल देयर विल बी 22 टेस्ट, ठीक है। 1 फेब से शुरू हो रहा है। पहले 2 टेस्ट एसए के हैं, तो इसमें क्या है, एसए के हैं 2 टेस्ट, ठीक है। फिर हर एक जीएस के 3 सेक्शनल टेस्ट हैं, तो कितने हो गए, 12। फुल मॉक 4+4। तो ये ऐसे होगा जैसे आपका समझ लो GS1 है, तो GS1 का आपका पहला हुआ सेक्शनल टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड। फिर GS1 का दूसरा टेस्ट होगा, जैसे समझ लो सोसाइटी और ज्योग्राफी, और इसका तीसरा टेस्ट होगा आर्ट एंड कल्चर। तो ये 3 टेस्ट हो गए आपके सेक्शनल, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा होगा फुल मॉक, तो GS1 के 4 इकट्ठे यहाँ हो जाएंगे। तो ऐसे 4 4 4 4 16 टेस्ट हो गए आपके यहाँ पे। पहले 2 हो गए आपके ऐसे के टेस्ट, और जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में फिर 4 फुल मॉक और हो जाएंगे, तो टोटल आपके हो गए 22 टेस्ट। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है फरवरी से, फरवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका शेड्यूल आज शेयर कर दिया जाएगा। तो एंथ्रो का भी ऐसे ही होगा, एंथ्रो के भी जैसे GS1 एंथ्रो या कोई भी ऑप्शनल जो है उसका पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 1 में भी आपके ऐसे ही होंगे, ठीक है। पेपर 1 को पहले ब्रेक किया है 3 सेक्शन में, और पेपर 2 को ब्रेक किया है 3 सेक्शन में, तो 3 और 3 हो गए 6, और इसके बाद 4 हो गए फुल मॉक, तो 10 टेस्ट हो गए। कुड नॉट जॉइन अर्ली, इंटरव्यू कब तक होगा? तो यार अब मैं दोबारा तो नहीं रिपीट करूंगा, इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, वो देख लेना यूट्यूब पे। सर आर यू गोइंग टू प्रोवाइड मेंटरशिप फॉर मेंस, इफ यस व्हाट विल बी दी फी? देखो साहिल, ये नंबर दिया है ना, इस पे कॉल करना, इसमें आपको बता देंगे सारा कुछ, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है वो आप अभी पूछ लीजिए, फी वगैरह के लिए या बाकी डिटेल्स शेयर करने के लिए आप यहाँ कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में मुझे भी इतना आइडिया नहीं होता। सर यस सर, आई वाज थिंकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज एंड अर्बन फ्लडिंग, आई हैड सम एनेक्डोट्स व्हाट हैपेंड रिसेंटली, इसलिए पूछा। हाँ बिल्कुल, जितना छोटे से छोटा इशू आप बता सकते हो उतना बताओ। इलेक्ट्रिसिटी इशू से रिलेटेड बताओ, पानी बिजली पानी यही समस्या होती है, यही बताओ। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंस, ये मैं बता चुका हूँ, अराउंड अप्रैल आप लगा के चलो। JNK के 30 प्लेटफॉर्म है, मजा आ जाता है आपको सुन के। आरुषि, थैंक यू आरुषि, हम बड़ी मेहनत करते हैं कि हम आपको हेल्प कर सके, तो अच्छा लगता है आप लोगों से वापस फीडबैक लेकर। सर आई एम शॉर्ट लिस्टेड फॉर JKP टेलीकॉम, विल अथॉरिटीज ग्रांट लीव एटलीस्ट 2 वीक्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेज? हाँ यार दे देते हैं आशीष।
छुट्टी दे देते हैं, आपको ना प्रॉपर चैनल से वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। प्रॉपर चैनल से आप एप्लीकेशन पहले ही एक बना के रखना, अपने जो सीनियर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म करके रखना, मिल जाती है छुट्टी, ठीक है। ऑलरेडी बड़े बंदे हैं ऑलरेडी सर्विस में जो मतलब कि कर रहे हैं। what about what would you advise for the people appearing for interview and also cleared prelims, how to balance? यार बैलेंस करना पड़ता है, कुछ चीज़ें कॉमन है, फैक्चुअल चीज़ें उनको पढ़ो। बाकी अगर आप एक बार इंटरव्यू तक पहुंच जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रीलिम्स तो निकाल ही लेते हो। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहे हो तो उधर सी सैट पे जोर रखो, ठीक है। इंटरव्यूज डेट्स एक्सपेक्टेड, कश्यप सर एंथ्रो सीरीज इवेल्युएट आप खुद करते हो? यस, मैं खुद ही करता हूँ, जीएस की भी और इसकी भी, ठीक है। तो थैंक्स, आई होप कि इंटरव्यू से रिलेटेड अब आपका किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बाकी ये आज क्योंकि बच्चे आगे पीछे थे, है ना, 26 जनवरी भी है, बर्फ पड़ी हुई है, रास्ते बंद है, कोई किश्तवाड़ है, कोई रिजौरी है, कोई आगे पीछे है, तो इसलिए और ज़्यादा आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही बच्चे जुड़ना पसंद करता है। हमने ये रखा था ऑनलाइन सेशन, बेस्ड ऑन इट्स फीडबैक हम देखेंगे कि अगले सेशन जो हैं ये ऑनलाइन रखें या प्योर ऑफलाइन रखें या फिर हाइब्रिड मोड पे रखें, ठीक है। आप लोगों का भी फीडबैक इसमें थोड़ा हमें चाहिए होगा और इसके बेसिस पे फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड आप हमसे जुड़े, इसका प्रोग्राम लॉन्च हम कर देंगे। इसमें 3 सेशन होंगे आपके, एक 1-to-1 जो डैफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं एक आधा सेशन लूंगा, एक डैफ सेशन लूंगा उसमें आपका, और एक जेएंड के स्पेसिफिक थोड़ा सा सेशन लूंगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के बाद फिर हम उसमें ये स्लॉट्स जो हैं इनको बुक करके फिर आपके इंटरव्यू मॉक टेस्ट जो है इनको शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बाकी ये आपका चैनल मैंने आपको एक इंटरव्यू वाला भी ज्वाइन कराया ऊपर, ठीक है, जेकेएस इंटरव्यू वाला, उसमें आपको सारे सोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये है ऊपर मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये आप ज्वाइन कर लीजिए, दोबारा से भेज देता हूँ। ये इंटरव्यू वाला चैनल है, इसमें फाइल्स में आपको बहुत मटेरियल मिलेगा, ट्रांसक्रिप्ट, पुरानी ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगे, बच्चों की चैट्स मिलेंगी, जो इंटरव्यू देकर आते हैं ना वो वापस आके इस ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि हमें आज क्या पूछा, तो सारा पढ़ो उधर पे फाइल्स में जाके, ठीक है। तो सर दिस इज माय फर्स्ट मेंस प्रिपरेशन सो फार हैज बीन। आप मेंस रिलेटेड सवाल पूछ रहे हो ना, अल्फा अल्फा बीटा गामा, पहले तो आप अपना नाम ठीक करो, नाम ठीक होगा तो मैं आपको जवाब अच्छे से दे सकता हूँ। दूसरा मैं आपको पूछ रहा हूँ इंटरव्यू वाले सवाल, अभी आप इंटरव्यू वाले दो, मेंस का सेशन मैं अभी लूंगा, अभी आज ही लूंगा, अभी लूंगा 10-15 मिनट के बाद यहीं पे लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सब्र करो आप लोग, आपका जवाब भी मैं दे दूंगा, ठीक है। माई मेन सो फार हैज बीन प्री ओरिएंटेड एंड एट प्रेजेंट आई डू नॉट हैव मच क्लैरिटी अबाउट मेंस प्रिपरेशन, आई वांट टू आस्क वेदर इट इज रियलिस्टिक पॉसिबल टू कवर मेंस। देखो रियलिस्टिक पॉसिबल तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हो। इट वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड गाइड मी ऑन दिस। हाँ गाइड कर देंगे आपको, मेंस वाले में आने दो, टाइमिंग बता दो सेशन का, इसी ग्रुप में आपको बता देंगे। रिस्पॉन्सिबल सर जेएंड की स्पेसिफिक करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर टिल मार्च एंड लिस्ट कर दे, क्या लिखा है, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो इतना पढ़ लो यार। सेशन कहाँ लोगे, इधर ही लेंगे भाई, यहीं इसी ग्रुप में ले लेंगे, ठीक है। ब्रीफ स्पेशलिटी अबाउट मेंस टुडे सर, व्हेन विल यू ब्रीफ? अभी अभी करेंगे यार, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है। अभी मैं थक गया हूँ, 11 बजे का सेशन किया स्टार्ट, 2 घंटे लिया है, मुझे टाइम दे दो थोड़ा सा, ब्रेक लेके 3 बजे कर लेते हैं, ठीक है। नहीं 3 बजे नहीं, 2 बजे कर लेते हैं, 2 बजे कर लेते हैं, ठीक है। 2 बजे कर लेंगे यहीं पे इसी चैनल में, ठीक है। तो आपके इंटरव्यू में कंप्यूटर साइंस, हाँ क्वेश्चन पूछे थे ना, कंप्यूटर के बड़े क्वेश्चन पूछे थे मेरे को, पूछा था कि बताओ एआई रिलेटेड बताओ, मशीन लर्निंग बताओ, और आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है इस फील्ड में, पूछते हैं। तो जो आपका कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका इंटरव्यू बेसिकली जैसे मेरी तरह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और ऑप्शनल कुछ और है, तो उनको फिर इंजीनियरिंग या अपना एजुकेशन वाला भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। कई बार पूछ लेते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे, तो जैसे मैं बोलूँ एल्गोरिदम, तो मुझे पूछेंगे एल्गोरिदम पे। यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं वर्किंग है उनको वहीं से ज्यादा सवाल पूछते हैं, वर्किंग वाले को अपने डोमेन से ज्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है तो फिर उसका जनरली जनरल नॉलेज पे ही चलता है, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है कहीं पे, ठीक है, जैसे आप में से कई हैं जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, कोई ऑलरेडी टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई एपी है, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है, तो जो आप नौकरी कर रहे हो जितने लोग इन बिटवीन, आपको अपनी वर्क रिलेटेड भी पूछा जाता है। अगर कोई कॉरपोरेट में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको वो पूछा जाएगा,
उस पर ज्यादा पूछा जाएगा। तो वर्क प्रोफाइल आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, उस पर ढंग से पढ़ो उसको। प्लीज शेयर मेंस क्वेश्चन पेपर 2024 विच वाज हेल्ड इन 2025। ओ भाई इस ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा। आरुषि इस ग्रुप में जाओ, फाइल्स में ढूंढो, थोड़ी मेहनत किया करो, सब कुछ मिल जाएगा इस ग्रुप में, हर एक सोर्स आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इंटरव्यू वही जो मैं आपको अभी बता रहा था, डिपेंड करेगा कि डेफिशिएंसी लिस्ट आती है कि नहीं आती है। अगर डेफिशिएंसी लिस्ट आ जाएगी तो मार्च में हो जाएगा, अगर नहीं आई तो जल्दी हो सका फेब में ही हो जाए। ठीक है, चलो। और किसी को पूछना है कुछ इंटरव्यू के लिए तो वो पूछ सकता है। ड्रेस बताया ना आपको, इफ यू आर अ मेल तो वियर पेंट कोट, ठीक है, टाई। अगर आप फीमेल हो तो साड़ी पहनो, साड़ी के ऊपर ब्लेजर पहन लो, या फिर सूट पहनो, सूट के ऊपर ब्लेजर पहन लो। डिपेंड करेगा वेदर कैसा है तब तक। अगर तो गर्मी होगी तो फिर थोड़ी लाइट पहनना, अगर सर्दी है तो आप स्वेटर भी पहन सकते हो, पर कोई मसला नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मैं पर्सनली लूंगा डैफ, मैं ही लेता हूँ डैफ। डैफ 1-to-1 सेशन मैं खुद ही लूंगा। और कुछ किसी से कोई पूछना चाहता है रिगार्डिंग इंटरव्यूज? ठीक है, ओके, आप बाद में भी इस ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो तो हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, मेन सेशन हम आज ही रख लेंगे 2 बजे, 1 बज चुका है, तो अब हम पास लेते हैं। 2 बजे हम यहीं पे इसी ग्रुप में दोबारा, जैसे अभी ये लिया हमने, ऐसे ही हम लोग मेंस वाला ले लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और वो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और साथ में वैसे बच्चे भी जिनका प्रीलिम पास नहीं हुआ है, कोई वैसा बच्चा भी है जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो उस पे भी हम लोग एक स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे कि हाउ टू टैकल प्रीलिम्स। ओके, तो ठीक है फिर, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर डे।